अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक नई और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं नुश्ता ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज नजमुस्सा की। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे और आपके बच्चे आपको ज़्यादा तंग नहीं कर रहे होंगे और छुट्टियाँ ख़त्म होने का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन जो इस्लामाबाद के रिहायशी हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अपने बच्चों को किसी समर कैंप में नहीं डाला तो ज़रूर डालें, और अगर नहीं डाल सकते तो फिर भी शाम के वक्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लेकर जाएँ। वहाँ पर बहुत सारी गेम्स हो रही होती हैं, उनके अंदर उनको इंगेज करें ताकि आप लोगों को भी रिलीफ मिले और उनकी भी हेल्दी एक्टिविटी चलती रहे। आज ख़वातीनो हज़रात बहुत ही अहम दिन है दो एतबार से। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त लियोस की बर्थडे का ये सिलसिला चल रहा है और लियो चूंकि मैं खुद भी हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे तमाम ही लियो से मिलके। और आज दो बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, बल्कि आज से हम लोग ये शुरू करते हैं कि आप लोग भी अगर भेजना चाहते हैं अपनी बर्थडे का तो जरूर भेजें, हम लोग आपको विश किया करेंगे। सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं, तो आप हमें ज़रूर बताएं, या फिर आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, या ट्विटर पे भी हमें जो है वो आप ट्वीट करके बता सकते हैं कि आपकी बर्थडे है, तो हम ज़रूर जो है सुबह पाकिस्तान में आपकी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट आज दो बर्थडे हैं। एक हमारी टीम मेंबर हैं जो कि सोशल मीडिया भी हमारा हैंडल कर रही हैं, सोशल मीडिया के क्लिप्स, और सुबह सुबह हमें जो है वो सारी डिटेल्स सारा सब कुछ यहाँ पर ला के देती हैं। हमारी टीम मेंबर है मिसबा। मिसबा को बहुत बहुत जो है वो बर्थडे की खुशियाँ जो हैं वो मुबारक हों और अल्लाह आपकी ज़िंदगी सेहत वाली करे और उम्र दराज करे और जो जो आपकी ख्वाहिशात हैं अल्लाह उनको पूरा करें। और उसके साथ साथ एक और बर्थडे भी है। हमारे एक और बहुत ही खास टीम मेंबर हैं, IT इंजीनियर हैं इमरान कुरैशी, उनकी वाइफ की बर्थडे आज, उनको भी जो है वो बर्थडे की बहुत 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 राबिया इमरान साहिबा। सो मैम आपको भी बहुत बहुत बर्थडे विशेस मुबारक हों और आई होप कि आपका दिन अच्छा गुजरे, आपका आने वाला साल बहुत अच्छा गुजरे। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कि ख़वातीन हज़रात एक और अच्छी खबर से कि रात को ये खबर जब आई तो बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तानी ई गेमर हैं अरसलान ऐश, और ई गेमिंग में उन्हीं का नाम सबसे उभर कर सामने आता है। लाहौर से उनका ताल्लुक है, उन्होंने चौथी बार एक टाइटल जीत लिया है और बहुत ही अच्छा लगा। 2023 में टेकन 7 का उन्होंने मुकाबला जीत लिया है और इतवार को लास वेगास में टाइटल जीतने के बाद पाकिस्तान के टेकन स्टार अरसलान ऐश सिद्दीकी चौथी बार EV चैंपियन बन गए हैं और 27 साल नौजवान ने अपनी महारत से फाइनल में जापान के खिलाड़ी को 3-0 से शिकस्त दी। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी ने तीसरी बार टेकन के फाइनल में जनूबी कोरियन प्लेयर मेवाल को 3-0 से शिकस्त देकर ये टूर्नामेंट जीत लिया है और ये पहले खिलाड़ी हैं इस ई गेमिंग की दुनिया में जिन्होंने टेकन 7 में 4 बार ये एजाज़ हासिल किया। 2019 में जापान और लास वेगास में ये टाइटल जीता था और इस साल भी अपने मुतासिर कुन गेम से यही कारनामा सर अंजाम दिया। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अरसलान ऐश एंड टू ऑल द ई गेमर्स। बिल्कुल, और ई गेमर्स के साथ साथ आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तानी एक और मार्शल आर्टिस्ट हैं जिनका एक बहुत ही बड़ा एजाज़ है और उनको चैलेंज किया गया था एक भारतीय खिलाड़ी की तरफ से, और उन्होंने कहा कि मैं आपका रिकॉर्ड तोड़ के ही रहूँगा, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गए और उनका गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी। उन्होंने सर से 35 नारियल फोड़ने थे, लेकिन वो 35 नारियल फोड़ने में नाकाम हुए और 34 पे जो है वो उनकी बस होगी और पाकिस्तानी रिकॉर्ड जो है वो अभी तक कायम है। और आपको बताते चलें कि धर्मेंद्रा नाम के एक पाकिस्तानी भारतीय खिलाड़ी जो है उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ना था और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो राशिद नसीम जो कि मार्शल आर्टिस्ट हैं और इनका रिकॉर्ड जो है वो अभी तक कायम है और इन्होंने 87 रिकॉर्ड बनाने वाले ये पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। तो इनका रिकॉर्ड फिलहाल गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा नारियल सर से तोड़ने का जो रिकॉर्ड है वो कायम है और वी होप कि ये कायम ही रहे। हाँ, तो अजीब से रिकॉर्ड है, लेकिन ये एक रिकॉर्ड है जिसमें आपकी मजबूती जो है, आपकी स्ट्रेंथ ये चेक की जाती है, आपकी बर्दाश्त इसमें जांची जाती है। सो आई होप कि ये रिकॉर्ड जो है इसी तरीके से कायम दायम रहेगा। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे आज का दिन एक और लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि इंसान दोस्त एक जानवर है जिसको बिल्ली हम लोग कहते हैं और बिल्ली हमारे आसपास बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बिल्लियों के जो पालतू जानवर हैं उनकी फहरिस्त में सबसे मकबूल तरीन भी हैं। आज हैप्पी इंटरनेशनल कैट डे जो है ना वो चल रहा है और ये दिन मनाने का मकसद ये है कि इस इंसान दोस्त मासूम सी जो ये दोस्त है इसका ख्याल रखा जाए। और बिल्लियों की औसतन उम्र होती है 13 से 17 साल, लेकिन अक्सर बिल्लियाँ जो हैं अगर उनकी केयर किए जाए तो वो 20 साल की उम्र तक भी पहुँच जाती हैं। और हर साल 8 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि आपके पास अगर स्ट्रे कैट्स भी मौजूद हैं तो उनका भी ख्याल रखें। और अगर आपके घर में हैं तो घर वाले तो सभी जानते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा ना हमारी जो फीमेल्स हैं, जो आजकल की जनरेशन खास तौर पर ब्लॉगर्स जो हैं, उन्होंने अपनी लाजमी साथ एक ना एक बिल्ली तो अटैच की होती है कि हर एक के घर में ना एक पर्शियन कैट जो है वो होनी लाजमी है। और बहुत सारे लोग जो है, मेरी अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनके घरों में जो है वो बिल्लियाँ हैं और उनका शौक इतना ज़्यादा होता है नजम कि वो यूजुअली ये सोचते हैं। हमें बिल्ली की आवाज़ नहीं आई। बिल्कुल, हमें अभी जो है वो एक बिल्ली की आवाज़ आई है
तो इंटरनेशनल कैट डे है और सेलिब्रेशन जारी है। बहुत सारे लोगों को इतना भी शौक होता है कि वो कहते हैं कि हम अलग से एक घर ले रहे हैं और उसमें सिर्फ हम हो और बिल्लियाँ हों माँ और कुछ सदके नहीं जाए, हो। आज मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ। बिल्कुल, आप भी एक बिल्ली की तरह प्यारे लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी, अगली खबर अच्छा। की जाने पर। अगली जो है वो एक तहकीक है और बहुत ही अच्छी तहकीक है। मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग थी जान के कि आपको पता है कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी के साइंसदान जो है उन्होंने तहकीक की और उन्होंने ये बोला है कि सजदे की पोजीशंस जो है वो बेहतरीन करार दे दी गई हैं और बेहतरीन दवा के तौर पे उन्होंने वाह। करार दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी पोजीशंस जो है वो इस तरह से जब आप सजदे में जाते हैं तो आपके बहुत सारे मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, जोड़ों की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, पट्टे जो है वो आपके ठीक हो जाते हैं और टांगों के पट्टों के अलावा सजदा करते वक्त कमर और पेरिनियम के पट्टों को बार बार हरकत में लाया जाता है और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो भी आपसे दूर हो जाती हैं। जो लोग जो है वो दिन में मतलब 40 बार सजदा करते हैं, इनके यानी अंदर कि 5 बार नमाज पढ़ते बिल्कुल हैं। और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है, जो कि यूजुअली उन लोगों में होती हैं जो कि नमाज नहीं पढ़ते। सो इबादत भी है और आपके और साथ साथ पाकिस्तान exercise में भी मैं है। ऐसे एक स्पाइनल सर्जन को जानता हूं जिनके पास अगर आप कोई भी केस लेकर जाते हैं ना, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं वो, तो वो पहले नमाज पढ़ाते हैं आपको, पेशेंट ठीक को, है। और फिर चेक करते हैं कि आपको नमाज पढ़ते हुए कहाँ कहाँ पर तकलीफ है, वेरी ग्रेट। और फिर उसके बाद वो आपका इलाज शुरू करते हैं। अगली भी खबर है साइंसदानों से रिलेटेड, लेकिन एक ग्रेट साइंटिस्ट थे दुनिया के जिनको थॉमसन एडिसन के नाम से जो है वो जाना जाता है, थॉमस एडिसन, और उन्होंने 19वीं सदी के आखिर में एक बल्ब बनाया था। अब वो बल्ब खास तरीके का बल्ब है जिसको अमेरिका में बैन कर दिया गया है और अमेरिका में टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, बहुत सारे नई LED बल्ब आ चुके हैं, बहुत सारी नई टेक्निक्स आ चुकी हैं, लेकिन वो जो पुराना बल्ब था जो बाकायदा तौर पर थॉमस एडिसन ने बनाया था उसको तर्क कर दिया गया और अमेरिकी साइंसदान थॉमस एडिसन से वाबस्ता ये बल्ब जो है वो अब बुझा दिए गए हैं और 27 जनवरी 1880 को ये बल्ब को पेटेंट किया गया था और एडिसन कई बार बल्ब बनाने की कोशिश में नाकाम हुए, लेकिन कभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका ये आइडिया था जिन्होंने उनको पूरा किया। तो गूगल ने अपनी नई पॉलिसी का भी जो है वो उससे बहुत दफ़ा गूगल का डूडल भी हम लोगों ने देखा है कि अक्सर जब इनकी बर्थडे होती है तो इनके नाम पे जो है वो कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। अच्छा, आपको बताऊं कि आज मेरे ख्याल से हम सारी इन्वेंशंस की बात कर रहे हैं और तहकीक की बात कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो आपको अगली भी एक बड़ी मज़े की चीज़ बताती चलूँ और वो ये है कि साइंसदानों ने एक और तहकीक की और उन्होंने बताया है कि अब आप थोड़े से शॉक हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकते हैं। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि मुस्तकबिल में कंक्रीट से बने हुए घर और शाहराहें ये जो है ये बैटरीज में तब्दील हो सकेंगी और ये बैटरीज का काम जो है वो सरअंजाम वो बिजली पैदा करेंगी। बिल्कुल, और ये ह्यूज बैटरीज होंगी जो कि आपको बहुत सारे कामों में मदद फराहम करेंगी। अब आपको बताती चलूँ कि मुस्तकबिल का कंक्रीट सड़कों और घरों को बड़ी बैटरियों में तब्दील कर सकता है और साइंसदानों के मुताबिक नेक्स्ट जनरेशन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से कंक्रीट के घरों को बैटरीज में तब्दील किया जा सकता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो उन्होंने ये प्लान वाज़िया किया और दावा किया है कि इस मवाद से बने हुए सुपर कैपेसिटर्स में दुनिया की साफ तवानाई की सिर्फ मुंतकिली में मदद भी होगी और ये बड़ी सलाहियत भी होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर सुपर बैटरीज बन रही हैं तो ऑफ कोर्स वो बहुत कारआमद सारी होंगी। सही बात है, नो डाउट ये बनना भी चाहिए। और जिस तरीके से हमने पहले भी शेयर किया था कि ग्रेनाइट एक ऐसी फॉर्म होती है जो बैटरीज में भी यूज़ हो सकती है, जो कंक्रीट में भी यूज़ हो सकती है, और बहुत सारा ऐसा मटीरियल है जो एल्यूमिनियम के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी रिसर्च चल रही है और ऑल्दो हम लोगों ने जब ग्रेनाइट की बात की तो उससे ग्रेफाइन बनती है। ग्रेफाइन और ग्रेनाइट दोनों बड़े तादाद में पाकिस्तान के माइंस के अंदर मौजूद है, जिसके ऊपर माइनिंग चल रही है और काम चल रहा है। सो ये भी आगे चल के बहुत फ़ायदा पाकिस्तान को पहुंचाएगी एक स्टेज पर, यकीनी तौर पर जैसे आज थर का जो है ना वो कोल वो हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है। सो अब जिक्र करते हैं गूगल का। थोड़ी देर पहले नाम आया तो गूगल ने एक नई पॉलिसी का ऐलान किया जिसके तहत उनके तमाम तर अकाउंट्स या ऐसी प्रोडक्ट्स जो आप लोगों की यूज़ में हैं और पिछले 2 साल से आप उनको किसी भी वजह से इस्तेमाल नहीं कर रहे, उन पर एक्टिव नहीं है, आपको मेल मौसूल नहीं हो रही है, आप वहाँ से किसी को मेल जनरेट नहीं कर रहे, सो अब उन तमाम अकाउंट्स को बंद कर दिया जाएगा। वैसे भी कोई काम नहीं है उन अकाउंट्स का, अगर आपके यूज़ में नहीं है तो गूगल के किस काम के। सो डेफिनेटली उसको बंद कर दिया जाएगा और वो जो ईमेल है उसको दोबारा भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सो अगर आप लोगों के पास ऐसे अकाउंट्स हैं जो काफ़ी अरसे से आपने इस्तेमाल नहीं किया और किसी खास वजह के लिए रखे हुए थे और ये सोच रहे थे कि उसको आगे चल के इस्तेमाल करेंगे, सो अब उसको इस्तेमाल कर लें, वरना जल्द अज जल्द जो है वो डिलीट करने का प्रोसेस शुरू होने लगे। ठीक है, और अब आपको मैं बताती चलूँ नजम एक और ऐसी जगह के बारे में जिसके बारे में आप सुन के भी हैरान हो जाएंगे और सोच के भी हैरान हो जाएंगे कि ये कैसी जगह है और उसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों की गई है। लेकिन इंसान है, इंसान को शौक है कि वो मुख्तलिफ चीज़ें बनाए और ऐसी चीज़ें जो कि अटेंशन ग्रैब करे। तो आपको बताती चलूँ कि दुनिया में एक ऐसा होटल भी है जो कि 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है। इतना महंगा तरीन, और आपको पता है कि इतना महंगा तरीन होटल नहीं है लेकिन फिर भी इतना खूबसूरत है कि आप देख सकते हैं, आपको विजुअल्स भी इसके नज़र आ रहे होंगे। ड्वाइस हेनोई गोल्डन लेक दुनिया का पहला 24 कैरेट
गोल्ड कोटेड होटल है और ये यहाँ तक कि इनके जो वॉशरूम्स हैं बैतुल खला वो भी जो है वो गोल्ड से ही बने हुए, गोल्ड प्लेटेड बने हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत भी ये नज़र आ रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है वो विजिट करने भी जाते हैं। गोल्ड है? बिल्कुल गोल्ड प्लेटेड है, ये गोल्ड प्लेटेड है, ओरिजिनल गोल्ड नहीं है ये। और इसके अंदर आपको दरवाजों, दीवारों, छतों पर भी खूबसूरत सुनहरी सजावट जो है वो नजर आ रही होगी और देख सकते हैं कि कितना चमकदार भी ये लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो ब्रुनाई का नहीं है, दारुल खिलाफा ब्रुनाई, वहाँ पर उनके महल भी बिल्कुल इसी तरह होते हैं कि उनके कमोड और उनका सारा ये टब सिस्टम, बाथ सिस्टम सब कुछ जो है ना वो गोल्ड प्लेटेड होता है। यहाँ से अगर कोई छोटी सी भी चीज चोरी कर ली जाए तो कैसा होगा? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, तो गोल्ड प्लेटेड है। यस, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग मैसेजिंग ऐप जिसको आप और मैं व्हाट्सएप कहते हैं। सो व्हाट्सएप पे आप सभी को आज से 2 दिन पहले एक मैसेज वसूल हुआ होगा जिसमें ये लिखा हुआ था कि आप लोगों का अकाउंट जो है मजीद सिक्योर करने के लिए ईमेल से अटैच किया जा रहा है। फाइनली अब उस पर 2 दिन खबरें जो सामने आ रही थी, 2 दिन कबल वो व्हाट्सएप की जानिब से अकाउंट के ईमेल जोड़ने के फीचर पर काम किया जा रहा था और इब्तदाई तौर पर मज़कूरा फीचर को महदूद सार्फिन के लिए पेश किया गया था, लेकिन अब इसे मुतारिफ करवाते हुए तरतीबवार तमाम अफराद को इस पर रसाई दी जा रही है। और पाकिस्तानी सार्फिन को भी 5 अगस्त से ऑनवर्ड व्हाट्सएप की जानिब से भेजे गए एक मैसेज के जरिए नए फीचर तक रसाई दी गई और मज़कूरा फीचर के तहत सार्फिन अपने अकाउंट को ज़्यादा महफूज बनाने के लिए ईमेल से जब अटैच करते हैं तो उसके साथ साथ उन्हें यह इख्तियार दिया जाता है कि वो चाहें तो अकाउंट को ईमेल से ना जोड़ें। तो ये आपके अपने ऊपर है, क्योंकि आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है जो आप व्हाट्सएप के जरिए सेव करते हैं वो भी सेव होते जाते हैं। क्योंकि मेरे पास भी कल एक ऑप्शन आई थी जब मैं एक नया कॉन्टैक्ट सेव करी थी तो मुझे पता चला और मेरे ख्याल से कि ईमेल तो बहुत अच्छी सिक्योरिटी की चीज़ है, वरना आपकी चीज़ें लॉस्ट हो जाती हैं। ईमेल वाहिद ऐसी चीज़ है जिसमें मिल जाती है, फोन के साथ कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो आपकी सारी चीज़ें जो है वो ईमेल में सेव हो जाती हैं। और अक्सर लोगों को ये मसला भी होता है, हाँ, जब आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे शिफ्ट करते हैं तो तब भी आपको चैट्स और इस तरह की बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं वो आप चाहते हैं कि दूसरे फोन में शिफ्ट हो जाए, वो फोन के नंबर्स भी जो है ना वो ईमेल में सेव किया गया। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अब मैं आपको बताती चलूँ नजम के यूजुअली कुछ लोग होते हैं जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं आखिरी टाइम पे आके ना छोटा सा बहाना बना के वो बैक ऑफ कर देते हैं। इसी तरीके से जो है वो आपको बताते चलूँ कि टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने क्या किया है जी, उन्होंने, आपको याद है पिछले दिनों हमने एक खबर शेयर की थी कि वो चाहते हैं कि एक बिल्कुल मार्क जुकरबर्ग के साथ उनकी एक फाइट हो और रेसलिंग का जो एक मुकाबला था वो ये करना चाह रहे थे, लेकिन वो फाइट के लिए अब ये जो है वो बैक ऑफ कर रहे हैं। बैक ऑफ क्या कर रहे हैं जी, उन्होंने एक छोटा सा एक्सक्यूज़ दिया कि मैं अपनी गर्दन और कमर का मुआयना करवाना चाहता हूँ और कहते हैं कि शायद इसके लिए मुझे एक छोटी सी सर्जरी भी करवानी पड़े और कहते हैं कि जो मेरी गर्दन और बालाई कमर का MRI जो है वो भी मैं करवाऊंगा और उसके बाद शायद मैं छोटी सी सर्जरी करवा सकूँ, तो उसके बाद मुझे कुछ टाइम के लिए रेस्ट भी चाहिए होगा। तो या तो ये है कि वो थोड़ा सा वक्त दरकार है उनको और या फिर ये है कि वो अपने इस मुकाबले से जो है वो बैक ऑफ करना चाह रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि उन्होंने 6 अगस्त को कहा था कि ये फ़ाइट जो है वो होकर रहेगी, लेकिन अब उन्होंने ही एक एक्सक्यूज़ दिया और वो कह रहे हैं कि ये फ़ाइट जो है वो डिले का जो है वो शिकार हो सकती है। वाह, सो अगली खबर मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको गौर से सुने। खबर ये है कि अक्सर हमें कहा जाता है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए चूँकि गर्मियाँ हैं और आप लोगों की स्वेटिंग भी हो रही होती है और इसके अलावा वैसे भी पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है इंसानी सेहत के लिए। लेकिन किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपकी सेहत के लिए ख़तरा है। वो किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका की एक रियासत है इंडियाना, वहाँ पर 2 बच्चों की एक माँ एशले समर्स, ये जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पिकनिक के लिए गई थी और पिकनिक में इन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हुई जिसकी वजह से उन्होंने पानी पिया और तकरीबन 20 मिनट में उन्होंने 4 बोतलें पानी की पी थी और एक बोतल में 16 ऑन्स पानी था और इस तरह उन्होंने 20 मिनट के दौरान 64 ऑन्स पानी का इस्तेमाल किया जो कि आधा गैलन बनता है। अब वो तो अपनी तरफ से अपनी गर्मी के लिए और अपनी प्यास को बुझाने के लिए पानी पी रही थी, लेकिन जब वो घर वापस पहुंची और गाड़ी से उतरते साथ वो गिर पड़ी, हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो वापस होश में ही नहीं आई और डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा गया है कि ये हैरानकुन बड़ी वजह थी कि पानी की वजह से कैसे मौत हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा पानी के इस्तेमाल की वजह से, क्योंकि इंसानी गुर्दे 1 लीटर पानी को साफ़ करने के लिए कम अज़ कम 1 घंटे का जो है ना वो वक्त लेते हैं और जब ज़्यादा एक्सेसिव वाटर चला गया तो ऑब्वियसली गुर्दे जो है वो फेल हो गए, हाँ, उनकी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकी क्योंकि आपकी एक लिमिट होती है, पूरी बॉडी की एक कैपेसिटी होती है हर काम को, हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन जब आप उससे ज़्यादा बर्डन डालेंगे तो वो नुकसानदेह साबित हो सकेगा। अगली खबर मैं आपको बताती चलूँ नजम, यूजुअली हमने एक सेंटेंस सुना होता है कि माँ की गोद से लेके गोद तक आपने इल्म हासिल करना है, ठीक है, ये जुमला हमने अक्सर और बेशतर सुना होता है, लेकिन अब आपको इसकी एक मिसाल जो है वो मैं देती चलूँ कि सऊदी अरब में एक खातून है, उन्होंने क्या किया 110 साल की उम्र में वो दोबारा से स्कूल गई हैं और उन्होंने स्कूल ज्वाइन करके अपनी तालीम को मुकम्मल
मुकम्मल करने का सोचा है। अब आपको बताती चलूँ कि ये खातून है क्या जी, ये नोज़ा अल कहतानीन का नाम है और ये काफ़ी एज की हैं, 110 साल की हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि मैं अपनी तालीम को दोबारा जारी रखना चाहती हूँ और ये अपनी मुकम्मल आराम की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन ये चाहती हैं कि स्कूल में दाखिला लिया जाए और अपनी तालीम को अच्छे तरीके से मुकम्मल किया जाए। और इनकी एक वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्योंकि जो स्कूल जिसमें ये पढ़ रही हैं वहीं से ये वीडियो जो है वो जारी की गई है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बैठी हैं और अपनी वो बहुत हिम्मत की बात है इतना बोल्ड डिसीजन लेने के लिए भी। सो बहुत सारी जो है ना वो नेक तमन्नाएं हैं इनके साथ के जो इनका मिशन है वो इनको खुशी जो है ना वो मिल जाए 110 साल की उम्र में। आगे मैं आपको बताता हूँ कि स्कॉटलैंड में खेतों के अंदर एक मसला बहुत ज़्यादा दरपेश आ रहा था किसानों को, और मसला ये था कि उकाब जो है, अब आप लोगों को अगर पता हो उकाब किस तरीके से अपना शिकार करती है, उसके पंजों के अंदर जितनी मजबूती होती है और जितनी पावर वो फ्लाइट उसकी है, उसके साथ साथ वो जितना वज़न उठा के फ्लाइट कर सकती है, उसमें ये कहा जाता है कि बकरी के बच्चे या छोटे कुत्ते जो है ना उनको भी उठा के ले जाती है ये। सो अब वहाँ पर भेड़ के बच्चे हैं छोटे छोटे जिनको उठा के उकाब ले जाती है, और इससे बहुत परेशान थे किसान, और उन्होंने ये फैसला किया कि कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो भेड़ों पर उकाब के हमलों को नाकाम बना सकें। और ट्रेनिंग दी किस तरह जा रही है कि कुत्तों की नज़र हमेशा आसमान की तरफ रखी जाती है और फिर उन्हें समंदरी उकाबों को कमज़ोर भेड़ के बच्चों के शिकार से रोकने में मदद मिलती है। और आप लोग देख सकते हैं कि वैसे भी ये भेड़ का और कुत्तों का बड़ा पुराना एक राब्ता है। जब भी आप लोगों ने किसी चरवाहे को देखा होगा तो वो अपनी भेड़ बकरियां जब लेकर जा रहा होता है तो उसको लीड कर रहा होता है आगे एक डॉग, और उसकी सेफ्टी के लिए। और नो डाउट आप कभी उधर छेड़ के देखें किसी एक भी चीज़ को, आपको पता लग जाएगा कि वो वाकई में कैसे लीड कर रहा है। फिर आपको पता लगेगा छेड़ने की सजा क्या होती है, तो इसलिए छेड़ने से गुरेज करें। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव भी था, लेकिन ये मेरे ख्याल से उसके लिए था कि क्लेवर इनिशिएटिव था। ठीक है, अब मैं आपको बताती चलूँ कि नजम पिछले दिनों हमने एक खबर शामिल की थी कि सऊदी हुकूमत की तरफ से बहुत सारे ममालिक को जो है वो एक इस तरह का विजिटर वीज़ा जो है वो दिया जाएगा, जो कि सऊदी अरब में रहने वाले लोग जो हैं अपने दोस्त ममालिक से लोगों को बुलवा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को बुलवा के वो यहाँ पे उनको विजिट भी करवा सकते हैं और बहुत सारी इबादत के लिए भी वो उनको यहाँ पे रहने के लिए जगह फराहम कर सकते हैं। तो सऊदी हुकूमत ने 8 ममालिक के शहरियों के लिए विजिटर ई वीज़ा स्कीम में तोसी का ऐलान कर दिया। और आपको बताते चलें कि ये कौन से ममालिक हैं जी, अल्बानिया, आज़रबाईजान, जॉर्जिया, मालदीव, किर्गिस्तान, जनूबी अफ्रीका, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये 8 ममालिक जो है वो इस फहरिस्त में शामिल हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान इनके जो नहीं जी, पाकिस्तान इसमें फ़िलहाल शामिल नहीं है। और इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि ये वीज़ा किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा जी। वीज़े का इस्तेमाल जो है वो मुमलिकत की सयाहत, उम्रा, ख़ानदान या दोस्तों से मुलाकात और कारोबारी मकासद के लिए जी ये MBS का 2030 जो विजन है ना, बिल्कुल ये उसके तहत तमाम ममालिक को पूरी दुनिया में एक दफ़ा नीचे लेकर जाएगा। एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ वज़ीर सियाहत जो है अहमद अल खतीब, इनका कहना है कि हमने ये इनिशिएटिव इसलिए लिया है ताकि सऊदी अरब को दीगर ममालिक के साथ जो है वो कनेक्ट किया जा सके और साथ साथ दोस्ताना ताल्लुकात जो है वो मज़ीद उस्तवार किया जा सके। अच्छा, अभी जो है वो न्यूज़ का सिलसिला इसी तरीके से जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था और हमने जब देखा कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ है तो आपके ऊपर जब हमने देखा तो हमारे पास न्यूज़ खत्म हो गई। ठीक है, तो इसलिए ना अब शामिल करते हैं ब्रेक्स। जब ब्रेक से वापस आएंगे हमारे से गेस्ट मौजूद होंगे और अपने गेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। हमारे गेस्ट भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, हमारे टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। कहीं जाए सुबह पाकिस्तान के साथ फ्रेंड। यार मैं खुद को बदलना चाहती। सुभान अल्लाह, कहीं बदल ही ना जाना। सुहागन का फोन आया था मेरे पास, वो लांटी में कोई लड़का है, वो कह रही थी जाके देख लो। मुझे शादी का कोई शौक नहीं। हमें ये रिश्ता नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था तुमसे कि सब कुछ करो, हाथ गंदे ना होने पाए और ना ही ये कॉलर मैली होनी चाहिए। मोहब्बत का इजहार ना करने वालों को मोहब्बत ही सजा देती है।
वेलकम बैक। और आपको बताते चलें कि बहुत सारे इनिशिएटिव जो है वो मौजूदा हुकूमत की तरफ से लिए गए हैं और इसी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव इनिशिएटिव ये था कि सेहतमंद ग़ज़ा तंदुरुस्ती सज़ा, जिसके ऊपर हम बहुत बार बात भी कर चुके हैं और ये बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनिशिएटिव है क्या। इसमें आपको क्या होगा जी, आप मुख्तलिफ जो है वो जब आप होटल्स वगैरह में या रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना कैलोरीज़ का इंटेक किया है, कितनी जो भी आप डाइट ले रहे हैं, चाहे वो पराठा है चाहे वो कोई भी डिश है, उसमें आपको पता चलेगा कि कितनी कैलोरीज जो है वो शामिल है और क्या क्या चीज़ें जो है वो आपकी उस डाइट में जो है वो डाइट में शामिल हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी सेहत के लिए क्या चीज़ जो है वो फ़ायदेमंद है और क्या चीज़ आपको। अच्छा, जब हमने ये डिस्कस किया तो हमारे साथ सलमान सूफी साहब मौजूद थे, जो कि स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के वज़ीर आज़म के मशीर भी हैं। उन्होंने हमें पूरे मुल्क की एक ओवरऑल सिचुएशन, चूँकि वो आगाज़ था तो उस स्टेप के बारे में बताया। फिर हमारे साथ पंजाब फूड अथॉरिटी के डीजी मौजूद थे और उन्होंने पंजाब के अंदर जो एक्टिविटीज़ चल रही थी उसके बारे में बताया। आज हम लोग जानेंगे सिंध के हवाले से और हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी जनाब आगा फ़खर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे सर। आगा साहब, ये बताइएगा कि हमने पंजाब डिस्कस किया, हमने सलमान सूफी साहब से इस इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस किया। एक तो आपके नज़दीक ये कितना ज़रूरी था इस वक्त जब कि हम लोग देख रहे हैं कि ज़रा हमारे लोग जो है ना वो फिटनेस की तरफ अभी कॉन्शियस होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी खाने में एहतियात नहीं बरतते, तो उसके लिए वज़ीर आज़म की तरफ से ये स्टेप उठाना और फिर पूरे मुल्क में इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना कितना अहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने अपने प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान में बुलाया और अक्सर मैं भी देखता हूँ कि आप बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं सुबह सुबह वाइल गोइंग टू माय ऑफिस, तो थैंक्स फॉर यू। प्लस जिस तरह आपने ये सवाल किया कि आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी कैलोरीज़ इंटैक्ट लेनी है, कि हमें ये पता होना चाहिए कि रोज़ाना हमें कितनी कैलोरीज़ दरकार है, प्लस जो कुछ हम खा रहे हैं वो उनमें कितनी कैलोरीज़ हैं, सो दैट वी कैन मैनेज आवर सेल्फ, कि हम बिटवीन दैट रहें। अभी आपने एक बड़ी ज़बरदस्त सी बात बताई कि पानी ज़्यादा पीने से भी बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं हेल्थ के। तो आप जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पानी ज़्यादा पीने से बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, तो एट द सेम टाइम्स आप ये समझ लें कि ज़्यादा खाने से भी बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। तो हम अपनी कैलोरीज़ जो है 2000 और 2500 के दरमियान अगर रोज़ाना रखें तो एक सेहतमंद इंसान के लिए दैट इज़ क्वाइट सफिशेंट और इनफ होता है। तो इस इनिशिएटिव को कि हम ये आवाम तक पहुँचाएँ, दिस इज़ दी ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनकी टीम जो है वो जिनमें सलमान सूफी साहब शामिल हैं, जो स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स की तरफ से वो हम डे टू डे तमाम फूड अथॉरिटीज़ के साथ, तमाम फूड डिपार्टमेंट्स के साथ और तमाम कंसर्न ऑल कंसर्न इंडस्ट्रीज़ के साथ हम रोज़ाना के बुनियादों पर, बल्कि ये हंगामी बुनियादों पर हम रोज़ाना बैठते हैं और हम चीज़ों को और प्रोग्रेस को नोट करते रहते हैं। और इसमें मैं ये बिल्कुल मेंशन करूँगा कि वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल दी फूड सेलर्स कि वो सब हमारे साथ हैं और वो हमारे पूरी तरह हमारे साथ दे रहे हैं। अब इसमें जो जैसे कि आपने बताया कि पंजाब फूड अथॉरिटी के डीजी साहब आपके प्रोग्राम में शरीक रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ बताया होगा। तो सर्टेनली इस तरह जिस तरह आल फूड अथॉरिटीज़ पाकिस्तान में काम कर रही हैं, वो सब उनका जो बुनियादी मोटो है, जो बुनियादी मकसद है, वो यही है कि आवाम तक, पाकिस्तानी आवाम तक सेफ़, हेल्दी और हाइजीनिक फूड की प्रोविज़न में हेल्प की जाए। तो इस तरह न सिर्फ ये बल्कि ये इनिशिएटिव ये बताएगा कि नॉट ओनली सेफ़, हेल्दी, हाइजीन फूड, लेकिन अपनी कैलोरीज़ को लिमिट में रखें। जो हमारी ट्रेडिशनल ग़िज़ाएँ हैं जो हम सुबह ही सुबह लेते हैं, मोस्टली अगर देखा जाए तो ट्रेडिशंस में निहारी है और बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ हैं कि अगर वो काउंट की जाए तो बहुत सारे, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, लोगों को कैसे पता हो कि उनकी जो खा रहे हैं उनमें कितनी कैलोरीज़ हैं। हमने इस पर बड़ा इनिशिएटिव लिया है और हमने राइट फ्रॉम दी टॉप, आप समझ लें कि 5 स्टार होटल से हम शुरू हुए हैं और उसमें काफ़ी काम हम कर भी चुके हैं। मॉडल के तौर पर हमारे तकरीबन 3-5 स्टार होटल्स रेडी हैं।
आपको बताएं कि मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद निशान हैदर का 65वां योम शहादत आज मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अरहमर राहिमीन, अफ़वाज पाकिस्तान के तमाम शुहदा, खुसूसन मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, इनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, पाकिस्तान को खुशहाली और तरक्की नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, अफ़वाज पाकिस्तान को हर मैदान में कामयाबी कामरानी नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, तो हमारी दुआओं को अपने फज़ल और करम से कबूल मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये बराह रास्त मनाजिर बुरेवाला के इलाके तुफैलाबाद से आप लोग देख रहे हैं, जहां पर मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद निशान हैदर का 65वां योम शहादत आज मनाया जा रहा है। मेजर जनरल शाहिद परवेज GOC 26 डिवीजन ने तुफैलाबाद में शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी। सदर मुमलिकत पाकिस्तान और आर्मी चीफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। मेजर जनरल शाहिद परवेज ने शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्की तरक्की के लिए दुआ की। बुरेवाला मेजर जनरल तुफैल शहीद ने 8 अगस्त 1958 को भारतीय फौज से जवामर्दी से लड़ते हुए लक्ष्मीपुर में जामे शहादत नोश किया। बुरेवाला से जुर्रत व बहादुरी की दरख्शंदा मिसाल मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की लाजवाल कुर्बानी ने आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। तो यकीनी तौर पर आज के दिन 8 अगस्त इस हवाले से भी बहुत अहमियत का हामिल है। वापस पढ़ते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आगा फ़खर साहब, जो कि DG हैं सिंध फूड अथॉरिटी कराची स्टूडियो में। आगा साहब, ये बताइएगा कि आपने जिस तरीके से नो डाउट कहा कि सिंध फूड अथॉरिटी भी एक्टिव है और काम कर रही है, सर ये जो ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म का इनिशिएटिव है रेस्टोरेंट्स के लिए, होटल्स के लिए, कैलोरीज डेफिसिट को मेनटेन रखने के लिए, बेकरीज के लिए, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन पर काम शुरू हो गया है सिंध में? और अगर काम शुरू हो गया तो सर किन स्टेप्स को फॉलो किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। ये जिस तरह आपने मैंने आपको पहले बताया कि सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो बड़ी डिटेल के साथ
तमाम फूड हैंडलर्स के साथ जो इस वक्त फूड सेलर्स हैं, राइट फ्रॉम दी टॉप जो हमारे 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ से लेकर जो ढाबे हैं वहाँ तक हम काम कर रहे हैं। तो हमने सैंपल के तौर पर तकरीबन 100 आउटलेट्स जो हैं 100 के करीब आउटलेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो उनके साथ हमने बैठकर नॉट ओनली दिस के हमने उनके साथ उनके कैलोरीज और सब चीज़ें काउंट किए, उनको हेल्प भी किए, प्लस हमने उनको लैब तक एक्सेस दिया है कि जहाँ पर वो जो चीज़ें हैं उनके टेस्ट करवाए जाएं कि उनमें कितनी कैलोरीज हैं। तो इस तरह तकरीबन आप मैं आपके पास डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि वो हमने स्टार्ट कर दिया है कि अब बहुत सारे जो मेजर रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, मसलन जो आप सुबह जाते हैं निहारी के लिए या मेजर 2-4 नाम हैं, तो वहाँ पर तो इस काम स्टार्ट हो गया है। वहाँ पर उनके मेन्यूज़ में प्राइस के साथ कैलोरीज भी लिखा हुआ है। पहले कैलोरीज लिखा हुआ है कि ये जो हम फूड खा रहे हैं ट्रेडिशनल हमारा जो फूड्स हैं प्लस जो कॉन्टिनेंटल फूड्स हैं या 5 स्टार से लेकर ढाबे तक जो जो चीज़ें हम बाहर जाके खाते हैं उनमें कितनी कैलोरीज हैं। नॉट ओनली दिस बट आई माई सेल्फ इज़ अ कंज्यूमर, तो मैं भी अपने किचन में यही चीज़ें ख्याल करता हूँ। तो मैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर अपने घर में भी बहुत सारी चीज़ों के जो कैलोरीज काउंट है, बिकॉज माई वाइफ इज़ वेरी फाउंड ऑफ कुकिंग, तो वो बहुत सारी चीज़ें बना लेती हैं। तो अब उनको मैं बताता रहता हूँ अक्सर कि भाई ये जो प्रोडक्ट है या ये जो डिश है इसमें इतनी कैलोरीज हैं और ये डिश इतनी कैलोरीज है, तो हमें मुतवज़न ग़िज़ा के साथ चलना चाहिए। तो उनको भी हम कंट्रोल करें। नॉट ओनली दिस, हम बहुत सारी चीज़ों पर ख्याल करते हैं। बच्चों की जिस तरह सुबह लंच बॉक्सेस हैं उसमें भी हम एक काम कर रहे हैं बड़ी डिटेल के साथ। हमने जिस तरह आपने बताया कि अभी स्कूल खुलने वाले हैं, हमारे यहाँ खुल गए हैं तकरीबन, आज दूसरा तीसरा रोज़ है। तो हमने तमाम स्कूल्स के साथ प्रोग्राम शुरू किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कि नॉट ओनली दिस कि हम ये अवेयरनेस कैंपेन कि भाई 2000 और 2500 के तरह कैलोरीज और जो कुछ आप खा रहे हैं उनमें आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ योर राइट कि आप कितनी कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं। और स्पेशली बच्चों को ये पता होना चाहिए कि वो जो ग़िज़ा ले रहे हैं उसमें कैलोरीज काउंट उनके पेरेंट्स को उन सबको पता चलना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं अपने हेल्थ के हवाले से, बच्चों के हेल्थ के हवाले से। न सिर्फ ये, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ सिंध में हमारा MOU साइन हुआ है, तो हम उस MOU के तहत उनकी कैंटीन्स, उनके किचन और उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ काम कर रहे हैं कि हम इन्हीं चीज़ों पर काम कर रहे हैं कि वी शुड प्रोवाइड देम हेल्दी, हाइजीनिक और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो कैलोरीज इंटैक्ट होनी चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्क जिस तरह अगर हम देखें तो उन्होंने 2022 तक ये काम काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। इस तरह हमारे मिडल ईस्ट है और या यूरोपियन कंट्रीज़ है, तो वहाँ अगर आप मेन्यू कार्ड देखेंगे तो उसमें मेन्यू कार्ड के साथ आपको प्राइस के साथ प्लस कैलोरीज सबसे पहले लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि जो चीज़ आप इंटैक्ट कर रहे हैं, और बड़ी डिटेल के साथ लिखा हुआ आ जाएगा कि आप जो चीज़ इंटैक्ट कर रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं, सो दैट यू कैन मैनेज योर होल डे कि आप एक दिन में कितनी कैलोरीज खाते हैं। अगर हम ये चीज़ें कर गए तो जो बुनियादी मकसद है इस प्रोग्राम का, जो प्राइम मिनिस्टर का विज़न है, वो ये है कि हमें हॉस्पिटल्स को वीरान करना है और हमें प्ले ग्राउंड्स को आबाद करना है। अगर हम इस एफर्ट्स के तहत कि हम हेल्दी, सेफ और हाइजीनिक फूड प्लस कैलोरीज काउंट के साथ अगर हम चलेंगे तो जो बुनियादी हमारे इश्यूज़ हेल्थ के हैं, जिस तरह मसलन डायबिटिक है, हम बहुत टॉप पर आ गए हैं दुनिया के ममालिक में, बिकॉज वी आर ईटिंग मोर देन आर रिक्वायरमेंट्स। तो हम ये सब चीज़ें बता रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम्स के ज़रिए दे रहे हैं। अब पूरे पाकिस्तान में इसी इनिशिएटिव के तहत वॉक्स अरेंज की गई, तो सिंध में भी हमने वॉक अरेंज की और प्लस हमने प्रोग्राम्स किए फूड स्ट्रीट्स के दरमियान, जिसमें हमने ये बताया लोगों को कि हमें इस प्रोग्राम के मुतालिक जो आगाही दी, तो हम वी आर रेडी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 14 अगस्त के बाद ये प्रोग्राम आपको हर जगह पर इम्प्लीमेंटेड होते नज़र आएगा। और 14 अगस्त के बाद, क्योंकि 14 अगस्त हमने कट डेट रखी हुई है, प्लस हमने तकरीबन अपने जो रूल्स और रेगुलेशन है, मसलन
लाइसेंस का जो इजरा है उस पर भी हमने ये बुनियादी शिक्ल रखी हुई है कि आपके मेन्यूज़ के अंदर जब तक ये मेंशन नहीं होगा तो आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा कि यू शुड मेंशन इन योर ऑल प्रोडक्ट्स दैट कि आपकी कैलोरीज काउंट क्या हैं। प्लस रिन्यूअल लाइसेंस पर भी हमने यही रखा हुआ है। तो इस तरह हम चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर जाएं। और आपको पता है कि वी आर हेयर इन कराची, और कराची तो बहुत बड़ा शहर है और यहाँ लोग खाने पीने के और बाहर खाने के, स्पेशली होटल्स पर, रेस्टोरेंट्स पर खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और आदी हैं। तो वो मोस्टली हमारे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो भरे नज़र आते हैं। तो उन सब चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखते हुए लोगों की हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के तहत जो अथॉरिटीज़ फूड अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, उसके साथ ये भी हमें बताना है, ये भी आगाही देनी है कि आपको किस मिक़दार में कितनी चीज़ें किस तरह लेनी है। मसलन आपको अपनी प्लेट जो है उसमें कितना % आपको सैलड रखना है और कितने % प्रोटीन, वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स आपकी रिक्वायरमेंट हैं। तो आप अपनी प्लेट की मैनेजमेंट किस तरह करेंगे, तो एक बड़ी डिटेल के साथ हम काम कर रहे हैं और हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हमें यूनिवर्सिटीज़ की, ख़ास तौर पर कराची यूनिवर्सिटी की और उनके जो असातिज़ा है, जो फूड साइंसेस डिपार्टमेंट है वो, और प्लस अदर्स, वो हमारे साथ है। हमारा पूरा साइंटिफिक पैनल है जिस पर बड़ी डिटेल के साथ रिसर्च कर रहा है और डिटेल के साथ काम चल रहा है। और हम इसको और ज़्यादा सहल बनाना चाह रहे हैं ताकि इस सिस्टम में सबको पता चल जाए कि कैलोरीज की काउंट किस तरह होते हैं बुनियादी इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद। तो हम एक डिटेल पर डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं और जल्द ही आप देख लेंगे कि हमारा जो डेटा कलेक्टेड होगा और उसमें जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे, दैट वुड बी लाइक अ कैलकुलेटर। आप उसमें आराम से चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे। एनीबडी कैन गो ऑन दैट कैलकुलेटर और उसमें कैलकुलेट करके अपनी इंग्रेडिएंट्स और चीज़ों के प्रोडक्ट्स बताने के बाद वो इजीली उनको कैलकुलेट कर देगा। इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ हम वो पूरा जो हज़ारों नहीं लाखों इंग्रेडिएंट्स जो हैं उन सब का एक डेटा कंपाइल कर लिया है तकरीबन, और उसको लॉन्च करने वाले हैं विद इन एट द एंड ऑफ दिस मंथ। इंशाल्लाह वो लॉन्च हो जाएगा। तो वो सब के लिए आसानी हो जाएगी, नॉट ओनली प्रोफेशनल्स के लिए बल्कि हाउस होल्ड्स के लिए भी ये आसानी हो जाएगी कि वो अपनी जो कुकिंग करते हैं उसमें जो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, उनको भी वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने अपनी पूरी सिंध के लिए जो कट डेट रखी है वो एंड ऑफ दिस ईयर रखा है कि एट द एंड ऑफ दिस ईयर हम तकरीबन पूरे सिंध को कवर कर लेंगे। नॉट ओनली कराची बल्कि हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना है हमारे पास, मीरपुर ख़ास है। तो तकरीबन सब डिवीजन्स को इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे इस साल के एंड तक। बट अगस्त के माह तक हम तकरीबन 100 मॉडल के तौर पर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो हमने तैयार कर लिए हैं। ठीक है आगा साहब, ये भी बताइएगा, थोड़ी देर पहले जैसे आपने ही जिक्र किया कि कराची जो है वो एक बहुत बड़ा शहर है और वहाँ पे आपको मुख्तलिफ फूड चेन्स भी मिलती हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स भी मिलते हैं और मुख्तलिफ खाने भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। कराची जैसे बड़े शहर में इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना कितना चैलेंजिंग है? वी वर थिंकिंग कि ये बहुत बड़ा कोई चैलेंज होगा, लेकिन द वे जो फूड हैंडलर्स हैं, मसलन यहाँ पर मेजर फूड स्ट्रीट्स हैं, 10-12 के करीब मेजर फूड स्ट्रीट्स हैं। तो हमने फूड स्ट्रीट वाइज काम शुरू किया है। तो जो उनका हमें तावन जो हम फील कर रहे थे वो मोर देन दैट है कि 100% दे आर कोऑपरेटिंग। नॉट ओनली दिस कि हमारी टीम्स जो है उनके साथ बैठकर काम कर रही हैं, लेकिन अब ये फील होता है कि द वे दे आर कोऑपरेटिंग, द वे दे आर वर्किंग विद अस, जो हमारी कोऑर्डिनेशन उनके साथ बनी हुई है, तो ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नज़र नहीं आता। हम मेजर पोर्शन को कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम इतनी अवेयरनेस रख देंगे कि तकरीबन लोगों को ये अवेयरनेस होगी कि अगर वो किसी रेस्टोरेंट पर जाते हैं तो वो फर्स्ट डिमांड यही करेंगे कि आपके मेन्यू कार्ड में क्या कैलोरीज काउंट है या नहीं, तो वो प्रेफरेंस उन्हें ही देंगे। सर्टेनली ये एक बिज़नेस रिक्वायरमेंट भी है
तो वो द वे वी विल वर्क ऑन इट कि हम जो आगाही मुहिम है उसमें सर्टेनली लोग भी डिमांड करेंगे, उनके साथ भी हमारे वो चल रहे हैं, नॉट ओनली दिस बट दे आर कोऑपरेटिंग। तो मैं इसको कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं समझता। तो जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क ने बहुत सारे टारगेट्स इसमें कैलोरीज काउंट में आप देखें कि उन्होंने अचीव कर लिए हैं, तो वी विल बी इंशाल्लाह डूइंग वेरी वेल। और इंशाल्लाह हम कराची, हैदराबाद और दूसरे भी शहर जो हैं सिंध के, उन सब में प्लस जो फूड अथॉरिटीज़ जिस तरह काम कर रही हैं, नॉट ओनली दिस के सिर्फ पंजाब फूड अथॉरिटी या KPK फूड अथॉरिटी, इवन बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी आर डूइंग इन डिटेल्ड वर्क, और वो बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ इस पर काम कर रहे हैं। तो हम भी उनके साथ हैं और हम तमाम फूड अथॉरिटीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं और हम तकरीबन अपने डेटाज, अपनी इंफॉर्मेशन और अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। तो उससे इंशाल्लाह ये हमें एटलीस्ट इतना फील नहीं होता कि दिस इज़ न बिग टास्क टू अचीव, और इंशाल्लाह ये गोल बहुत अचीव हो जाएगा। और दिस वुड बी अ मेजर, आप समझ लें कि एक इंटरवेंशन होगा, कि एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन होगा लोगों पर ये आगाही का, और उस पर आप देखेंगे कि आने वाले सालों में सेहत पर, लोगों की सेहत पर बहुत अच्छे असरात होंगे। और इंशाल्लाह जो हमारा टारगेट है कि हॉस्पिटल्स में जो स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो स्पेशली हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनका रेशो कम किया जाए, तो इससे इंशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। सर वन लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताइए, कराची का हमने डिस्कस किया, सर व्हाट अबाउट दोज एरियाज, ठट्ठा, लड़काना, जामशोड़ो, सक्खड़, हैदराबाद और दीगर इलाके, सर पूरे सिंध में चूँकि इम्प्लीमेंट करना है, तो वहाँ पर भी क्या सिंध फूड अथॉरिटीज़ की टीम्स विज़िट कर रही हैं या वहाँ पर उनके ब्यूरो ऑफिस मौजूद हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हमने जब कराची में काम शुरू किया है तो हमने यहाँ कराची में ये आपको सबसे बड़ी बात ये है कि आपको हर सैंपल मिल जाता है, कि इवन ढाबा भी मिल जाता है, आपको 5 स्टार होटल्स भी मिल जाते हैं। तो हमने जो यहाँ काम किया है उसको रेप्लिकेट हमने सेकंड स्टेज में हैदराबाद रेप्लिकेट किया है, और हैदराबाद में हमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस आई है। आई माई सेल्फ वेंट देयर, और मैंने तमाम फूड सेलर्स के साथ मीटिंग की है, बड़ी डिटेल के साथ मीटिंग हुई है। हैदराबाद में आपके हैदराबाद जो कमिश्नरेट है या हैदराबाद डिवीज़न है, वो ठट्ठा, बदीन और इन सबको कवर कर लेते हैं, तो हैदराबाद इज़ अ मेजर, तो वो हमने कवर कर ली है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो लाड़काना और सक्खर के लिए है प्रोग्राम, तो वहाँ भी हमने सैंपल के तौर पर हमने 10-10 वहाँ से फूड आउटलेट्स सेलेक्ट कर लिए हैं और उन पर काम चल रहा है। हमारी टीमें जो उनके साथ बैठ रही हैं, नॉट ओनली दे आर वर्किंग देयर, टीम वहाँ जाती हैं, बल्कि हमारे यहाँ हेड ऑफिस में भी बैठकर उनके मेन्यूज़ पर काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये जो है ये नॉट ओनली दिस के हम पूरा सिंध कवर कर लेंगे, और इस तरह बाकी फूड अथॉरिटीज़ जो काम कर रही हैं, तो वो मिलकर हम जो काम कर रहे हैं वो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान पूरा कवर कर लेंगे, और ये हमारे जो अपने टारगेट्स हैं हम इंशाल्लाह जल्दी अचीव कर लेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी जो इंटरवेंशन हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आगा फ़खर हुसैन साहब, डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी, हमें अपडेट कर रहे थे सिंध के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो मिशन है, विजन है, उसके ऊपर कि फ़ूड को कैसे सिक्योर बनाया जाए, फूड सेफ्टी को कैसे इंश्योर किया जाए। और आई एम श्योर के जितने भी सवालात थे, जितनी भी क्वेरीज थी, वो उन्होंने सही तरीके से आप तक पहुँचाई हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, न्यूज़ ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ दूसरे गेस्ट और अगेन एक और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, कहीं मत जाएँ, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। एक बार फिर सुबह पाकिस्तान में खुशामदीद। और नजम और हमारे व्यूवर्स को मैं आज एक ऐसी खातून के बारे में बताने लगी जो कि दुनिया की और दुनिया में पाकिस्तान के लिए एक वाहिद ऐसी खातून है जो कि टेनिस स्टार है। पाकिस्तान में टेनिस स्टार्स का नाम जो है वो कम ही देखने को मिलता है, लेकिन ये पाकिस्तानी खातून टेनिस स्टार जो है, इनका नाम है जी उशना सुहेल, और ये इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की जानिब से इनको कमिटमेंट अवार्ड मिला है, जो कि ये पहला अवार्ड है जो कि पाकिस्तान में आया है। और इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि बिली जीन किंग कप टूर्नामेंट में की एक तकरीब थी, उसमें
इनको ये अवार्ड मिला है और पाकिस्तानी खातून हैं जिन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए। और अगर मैं देखूं, अगर मैं इनकी लिस्ट देख रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कितने कितने जो है वो इनको मेडल्स मिल चुके हैं इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। सो आज हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से, हमारे साथ मौजूद हैं खातून टेनिस स्टार उशना सुहेल। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की जानिब से इनको अवार्ड दिया गया था। अस्सलाम वालेकुम उशना, आई होप आप खैरियत से होंगी। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए कि ये अवार्ड आपको मिला और पाकिस्तान ये अवार्ड आया आपकी वजह से। मुझे ये बताइएगा कि रियल ऑन ग्राउंड सिचुएशंस क्या हैं टेनिस की पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए। जी वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह कि मुझे ये अवार्ड मिला है। इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी। आई थिंक जितने अवार्ड्स मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ में मिले हैं, जो ये अवार्ड था आई थिंक इट मेंट द मोस्ट, क्योंकि इट मार्क्ड माई एंटायर परफॉर्मेंस फॉर द 16 years that I've represented पाकिस्तान। एंड मैं यही कहूँगी दैट अभी पाकिस्तान में जो टेनिस के हालात हैं, देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट है, काम हो रहे हैं, बट आई थिंक जो एक काइंड ऑफ ऐसे एक जो सॉल्यूशंस की तरफ जाने की हमें ज़रूरत है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट। और मेरे ख्याल से टैलेंट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, लेकिन उसको पॉलिश करना और प्लेयर्स का आगे निकलना इज़ यू नो समथिंग दैट वी नीड टू रियली वर्क ऑन। और इसमें मेरी सजेशन यही होगी कि आप प्राइवेट सेक्टर स्पॉन्सरशिप्स की तरफ जाएं। आई थिंक ओवरऑल लाइक आई सेड इम्प्रूवमेंट है, बट जैसे आपके कंपनीज है, यू हैव कंपनीज लाइक कोक, पेप्सी, आपकी नेस्ले की कंपनी है, you know these type of companies which are earning billions a year। तो अगर इन सेक्टर्स को हम फोकस करें और ये जैसे स्पोर्ट लाइक क्रिकेट जो इतनी पॉपुलर है पाकिस्तान को, अगर ये टेनिस की तरफ फोकस करके उसमें इन्वेस्ट करें तो आई एम श्योर कि टेनिस का कम्प्लेक्शन पाकिस्तान में बदल सकता है। एंड जैसे आप क्रिकेट की एग्जांपल दें, जो हमारे कुछ पास में कोचेज़ आए हैं, उन्होंने आकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बदल दिया है, उनकी फिटनेस को, उनकी परफॉर्मेंस को, एंड ऑफ कोर्स दैट पेज ऑफ। तो इसी तरह आई थिंक अगर पाकिस्तान में वो सिस्टम आए दैट दीज कंपनीज यू नो दे इन्वेस्ट इन टेनिस, और फेडरेशन का भी मैं इधर कहूँगी दैट इस पे थोड़ा वर्क करें। देर ऑलरेडी डूइंग अ गुड जॉब, लेकिन अगर मज़ीद इस तरफ भी फोकस आए कि आप मार्केट करें प्लेयर्स को, उनकी अचीवमेंट्स को, गेम को, टेनिस को मार्केट करें, और आई थिंक प्राइवेट सेक्टर की तरफ आकर स्पॉन्सरशिप्स पकड़ें, और मार्केटिंग के साथ साथ आप ट्रेनिंग और टूर्नामेंट्स पे इन्वेस्ट करें इंटरनेशनली, तो आई थिंक इट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन पाकिस्तान। ठीक है उशना, जैसे कि आपकी बायो में लिखा है कि यू आर द फर्स्ट एंड ओनली पाकिस्तानी फीमेल टेनिस प्लेयर, ठीक है, तो आपके लिए किन किन मराहिल से गुजरना आपको पड़ा और कितना चैलेंजिंग था इस लेवल तक आना? जी बिल्कुल, चैलेंजिंग तो डेफिनेटली था। आई थिंक हर जर्नी में कोई स्ट्रगल होती है जिसके बाद जाकर यू अचीव समथिंग, और उसका आई वुड से इतने साल टेनिस में रहकर एक ही लाइक सबब है दैट नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। और किसी भी देयर आर मेनी पॉइंट्स इन लाइफ जब आपको शायद ख्याल आता है कि अच्छा अब छोड़ दिया जाए, गेम को साइड पे कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने उन वक्तों में आई डिडंट गिव अप। मेरी फैमिली का, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा अल्हम्दुलिल्लाह। शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आई वाज स्टिल एबल टू प्ले एंड रिप्रेजेंट पाकिस्तान। इंशाल्लाह अभी भी मैंने एशियन गेम्स जाना है चाइना टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन दैट टूर्नामेंट। तो स्ट्रगल तो खासी रही है। ज़ाहिर है आपको लाइक आई सेड स्पॉन्सरशिप्स यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान में उस तरह से जैसे होनी चाहिए। आई फील अगर और स्पॉन्सरशिप्स होती हैं आई कुड हैव गॉन फर्दर। और मेरे ख्याल से जो अगर आप इंटरनेशनली देखें तो कंट्रीज़ लाइक रशिया या जहाँ पे सिस्टम्स प्रॉपर हैं टेनिस के, यू नो वहाँ पे प्लेयर्स पे प्रॉपर लाइक आई सेड इन्वेस्ट किया जाता है। और आई थिंक इसका फंड से उतना ताल्लुक नहीं है, बिकॉज इवन अगर आप कंट्रीज ट्यूनीशिया जैसी कंट्रीज़ को देखें जहाँ यू हैव प्लेयर्स लाइक ऑन्स जबर जो ग्रैंड स्लैम फाइनल पहुँच गई हैं, वो भी शी इज़ ऑल्सो यू नो 2 times ग्रैंड स्लैम फाइनलिस्ट। तो आप ट्यूनीशिया को देखें, वो भी कोई इतनी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, लेकिन वहाँ पे टेनिस में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हुई है। और आई थिंक उधर टूर्नामेंट्स हर साल इतने ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे लाइक आई सेड कॉम्पिटिशन्स में इन्वेस्ट किया जाता है, उनके पूरे 32 वीक्स टूर्नामेंट्स फ्यूचर्स होते हैं वहाँ पे। तो आई थिंक ये चीज़ें हैं जहाँ पे यू नो फोकस करना चाहिए।
और मेरी रिक्वेस्ट है टू कंपनीज लाइक नेस्ले, अगर आपके कोई एड्स होते हैं, आपके कोई एडवर्टीजमेंट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप अपने एथलीट्स को ज़रूर लें ऑन बोर्ड, बिकॉज उससे भी उनकी मार्केटिंग होती है। बिकॉज नेस्ले टाइप कंपनीज आर समथिंग जो एथलीट्स रिलेट कर सकते हैं। और इफ़ यू हैव स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, आपकी ड्रिंक्स हैं लाइक मे बी गेटरेड, रेड बुल, इस तरह की एडवर्टीजमेंट्स में आपको लेना चाहिए एथलीट्स को, ताकि उनकी स्पोर्ट आगे आए, उनको मार्केट किया जाए, और ऑब्वियसली फिर एक मज़ीद मोटिवेशन और बेनिफिट्स मिलते हैं टू मूव फॉरवर्ड। और आई थिंक इट्स ऑल अ विशियस सर्कल। तो मेरे ख्याल में जो है ये चीज़ें अगर मज़ीद पाकिस्तान में दोहराई जाएँ तो हमारा जो टैलेंट है वो मज़ीद पॉलिश होकर बहुत बेहतर हो सकता है इंशाल्लाह। नो डाउट। अच्छा, अब हम जो है ना वो एक काम करते हैं कि एक तो ऑब्वियसली हमारी डायरेक्शन के बारे में जिस तरीके से सबको पता है कि क्रिकेट पे हमारा फोकस है, सो क्रिकेट से फोकस शिफ्ट करने के लिए हम भी सूबे पाकिस्तान में अरसे दराज से प्रोग्राम्स कर रहे हैं और डिफरेंट चैनल्स भी इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हम ये जो ब्रांड्स आप मेंशन कर रही हैं इनका दोबारा नाम मेंशन इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि हमारा शो भी वो स्पॉन्सर नहीं कर रहे, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनको खुद जो है वो अक्ल खानी चाहिए कि ऐसी चीज़ों पे आना चाहिए जिसमें दुनिया देखती है, दुनिया चाहती है कि इन स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट किया जाए। मुझे ये बताइएगा कि उष्णा, डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स जो हैं, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स, उनकी क्या इस वक्त सिचुएशन है और वहाँ पर टेनिस का क्या स्कोप है? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा है कि मेन फोकस पाकिस्तान में क्रिकेट का होता है। नो डाउट क्रिकेट इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट, और ज़ाहिर है जब हमारे प्लेयर्स अच्छा करके आते हैं तो बहुत प्राउड फीलिंग होती है। बट बाकी स्पोर्ट्स को भी तवज्जो दी जाए। अब आप देखें, टेनिस इज़ सच अ ग्लोबली लव्ड स्पोर्ट, इतने इसके स्पेक्टेटर्स अराउंड द वर्ल्ड होते हैं। तो अगर यहाँ पे जो टैलेंट है उसको पकड़ के मज़ीद पॉलिश किया जाए, लाइक आई सेड, लाइक प्राइवेट कंपनीज हैं, आपकी जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, इट्स ऑल अ विशियस सर्कल, इट्स ऑल के सब सिस्टम इकट्ठा लेकर चले, फेडरेशन टैलेंट को पिक करे, उसको आगे मार्केट करे। अगर उनकी कोई अचीवमेंट है, फॉर इंस्टेंस मैं कहूँगी अभी मैं मलेशिया गई हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मुझे कमिटमेंट अवार्ड मिला है। तो आई थिंक लाइक वहाँ पे जैसे मुझे अपनी पॉकेट से देकर आई हैड टू गेट अ प्रॉपर प्रोफेशनल फोटोग्राफर, मतलब वहाँ मलेशिया में ऑलरेडी था, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान से भी अगर मीडिया को इन्फॉर्म किया जाता तो वहाँ पे इस बड़े इवेंट के लिए कोई होता तो इट वुड हैव डेफिनेटली मेड वेरी बिग डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि जैसे माशाल्लाह आप लोगों के प्लेटफॉर्म्स हैं, यू हैव PTV, यू हैव सच बिग चैनल्स, तो उस पर भी इंशाल्लाह अगर आप मतलब मार्केट करें, प्लेयर्स के मैचेस को टेलीवाइज करें, एंड यू नो ताकि लोगों को पता चले कि आपके नेशनल प्लेयर्स कौन हैं और लोगों में इंटरेस्ट डेवलप हो। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं स्लोली, ऑब्वियसली कुछ ओवरनाइट नहीं होता, बट स्लोली आई थिंक दीज थिंग्स मेक अ डिफरेंस। और एक पॉइंट पर आकर लोगों को फिर उस चीज़ में जब देख देख के इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो इसी तरह के जितने ऑडियंस को आप रीच आउट करोगे, जितना आप एक चीज़ को फैलाओगे, उतना आपके चांसेस ऑफ गेनिंग मोर ऑडियंस एंड स्पेक्टेटर्स बढ़ेगा, उतना इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा। और ऑफ कोर्स फिर इसी तरह जब ऑडियंस का इंटरेस्ट लेवल बनता है तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ में कंपनीज़ के लिए भी इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल होता है, बिकॉज उनको भी बायलैटरल एडवांटेज होता है। तो दिस इज़ द व्यू आई वुड गिव। बाकी अच्छा, ये भी बताइएगा कि आप काफ़ी अरसे से टेनिस खेल रही हैं और आपने बहुत सारे मेडल्स भी जीते हैं और आपकी जर्नी भी जो है वो काफ़ी लंबे अरसे से चलती आ रही है। आप खुद ये बताइएगा कि आपके क्या गोल्स हैं या फिर आपकी कौन से टारगेट्स हैं जो कि आपने अचीव करने हैं टेनिस को सर्व करने के लिए? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इस गेम में इतने साल मुझे हो गए हैं और आई हैव गिवन ऑलमोस्ट हाफ माय लाइफ टू दिस गेम। तो अब ज़ाहिर है लुकिंग अराउंड मी मैं देखती हूँ कि पाकिस्तान में लोग शौक़ भी रखते हैं, टैलेंट भी रखते हैं। तो मेरा ऑफ कोर्स एक एम है, मेरा विजन है कि मैं इंशाल्लाह अपने मुल्क में टैलेंट जो है यहाँ पे जो प्लेयर्स आगे बढ़ना चाहते हैं स्पेशली, मैं उनको टू गिव बैक। और लाइक आई सेड इसके लिए ऑफ कोर्स सपोर्ट चाहिए होगा, जैसे मैंने बोला है यू नो प्लेयर्स को ऑफ कोर्स एक पॉइंट पर आकर, स्पेशली मेरे ख्याल में जब आप एक सिस्टम में होते हो जहाँ पर एक स्पोर्ट्स ज़रा निगलेक्टेड होती है, तो अगर कोई प्लेयर कुछ अचीव करता है तो उसको बहुत उसको मार्केट करने के साथ साथ आई थिंक उसको पर्क्स और बेनिफिट्स भी मिलें तो मज़ीद मोटिवेशन होती है, नॉट सिर्फ टू दैट प्लेयर बट प्लेयर्स अराउंड जो देख रहे होते हैं उनको भी मेहनत करने का ज़्यादा जज्बा बढ़ता है और फिर उनका भी दिल करता है कि वो आगे बढ़े। तो एक पॉइंट पर आकर ऑफ कोर्स आप अपने पैशन पे लगे रहते हो, लाइक मैं अपने पैशन पे इतने साल लगी रही, अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह ताला ने मुझे उसका रिवॉर्ड दिया। तो आई एम श्योर देयर आर मेनी अदर प्लेयर्स जो शायद मेरे से बहुत जूनियर होंगे, वो इस वक्त देख रहे होंगे। बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट अ विजन। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें तो वो 20-30 ईयर्स डाउन द लेन जो है वो एक प्लान करते हैं कि हमने इस साल में ये चैम्पियन क्रिएट करना है, एंड इट्स अ होल प्रोसेस थ्रू आउट द होल ईयर्स। ये चीज़ लाइक आई सेड ओवरनाइट नहीं होती, इसमें विजन चाहिए होता है, प्लानिंग चाहिए होती है, आपको टीम चाहिए होती है, और ऑफ कोर्स टीम ऑफ पीपल हु हैव अ कलेक्टिव विजन। और जैसे रशिया में वो 2050 का सोच रहे हैं कि उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन या किस प्लेयर पे वर्क करके उसको किस प्रोसेस और ग्रिल से गुजारना है टू मेक दैट प्लेयर अ चैम्पियन इन 2050 और 2040। तो ये आई थिंक विजन जब in more people होगा, in private sectors होगा who have the funding to do all of this, and you know जिनको approach करके इसका practical फ़ायदा हो सकता है, तो I think that is going to be very very beneficial। और मेरा like I said vision और goal यही है कि मैं इंशाल्लाह टेनिस को पाकिस्तान में promote करूँ, because like I said it's a very globally loved sport और बहुत popular sport है, और sports मेरे ख्याल से एक बहुत healthy field है। इसमें अगर आप parents या कोई अपने बच्चों को डाले तो वो सिर्फ आपके competitively नहीं, but एक लॉन्ग टर्म भी आपको एडवांटेज होता है, बिकॉज इट गिव्स यू अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। तो इसमें सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं। तो मेरा ये मैसेज है कि स्पोर्ट्स को एक्स्ट्रा ना समझा जाए, उसको को करिकुलर समझा जाए, ताकि बचपन से बच्चे जो स्कूल में होते हैं उनको एक्टिव रहने की आदत हो। स्पेशली हमारे जो आजकल के दौर में आईपैड्स पे, फ़ोन्स के ऊपर जो इतनी आदत हो गई है बच्चों को बैठने की, आई थिंक उसको छोड़ के अगर वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लें स्कूल टाइम से, और स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दें, अपने पैशन को एक्सप्लोर करें, तो दिस कैन डेफिनेटली लीव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन एन एंटायर नेशन, क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन एनी कंट्री। नो डाउट, नो डाउट। उष्णा, अभी तक हमारी जो डिबेट चल रही है उसमें एक प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट आप भी कर रही हैं, और यकीनी तौर पर ये इंपॉर्टेंट भी है तमाम स्पोर्ट्स के लिए, एंड दैट इज़ फंडिंग एंड स्पॉन्सरशिप्स। डेफिनेटली हमारा ये फोकस्ड होना चाहिए कि हम दूसरी स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करें, लेकिन जस्ट लाइक हमारे बॉक्सर्स जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारे एशियन चैम्पियनशिप में जा रहे हैं, वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप पाकिस्तान में आई है, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में फ़ाइट्स खेलने जा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं से अपनी फंडिंग ढूंढ लेते हैं, और कहीं ना कहीं से उनकी फेडरेशन भी अपने लिए निकाल लेती है फ़ंड, बात करके आर्मी के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ, या ऐसे इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों की फेडरेशन इस हवाले से क्या कर रही है, और आप ख़ास तौर पर आपको एक इतने बड़े अवार्ड से नवाजा गया, सो मलेशिया से कोई इंटरनेशनल वेंचर, कोई इंटरनेशनल जॉइंट मैप रूट कुछ आप लेकर आए हों पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए, या कोई एक सिचुएशन आप पैदा कर रही हों कि टेनिस के यहाँ के बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनल किसी वेंचर को ज्वाइन करके कुछ सीख सकें, कोई आगे बढ़ सकें? जी बिल्कुल, इसमें मैं कहूँगी कि लाइक अगर जैसे आफ्टर गेटिंग मैरिड मैं यूके गई हूँ, तो वहाँ पे जैसे LTA होती है, लॉन टेनिस एसोसिएशन, जैसे पाकिस्तान में वी हैव PTF, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन, तो वहाँ पे देखें ऑल अराउंड द वर्ल्ड फेडरेशन प्लेयर्स को लोन स्पॉन्सर नहीं मे बी करती, बिकॉज उनके पास वो फंडिंग सिस्टम नहीं होता। तो यहाँ पे दिस इज़ वेयर आई फील दैट द फेडरेशन जैसे वो टूर्नामेंट्स कराती है, वो जूनियर डेवलपमेंट पे फोकस करती है, तो आई थिंक दे कैन ऐड ऑन हेयर कि वो मार्केटिंग की तरफ भी आएँ, टेनिस की मार्केटिंग की तरफ, जूनियर्स की मार्केटिंग की तरफ। इट्स ऑल अ विशियस सर्कल, वो प्राइवेट सेक्टर को लाए। लाइक आई सेड, ये कंपनीज हैं जिनकी एनुअल टर्नओवर अराउंड द ईयर में भी 100 मिलियन होती है, उनमें से आई थिंक फॉर देम टू गिव a certain amount to tennis, even अगर आप 10 कंपनीज को पकड़े हैं, like I said मैं नेम नहीं लूँगी, आपने कहा है कि वो स्पॉन्सर्स नहीं है आपके शो के, बट मैं एक यू कैन ऑलवेज टेक आउट अ लिस्ट, एंड उस पर यू कैन वर्क आउट कि उनकी जो मतलब फॉर देम टू गिव अ सर्टन अमाउंट टू टेनिस, जिस अमाउंट में आप इंटरनेशनल कोचेज़ को बुलाएं। लाइक आई सेड, जैसे मैं क्रिकेट की एग्जांपल दूंगी, आपके इंटरनेशनल कोचेज़ आए, उन्होंने क्रिकेट टीम पे काम किया, उनके ऊपर मेहनत की, और अब आप देखें रिजल्ट्स भी आते हैं, वो माशाल्लाह मैचेस जीतते हैं। तो इसी तरह टेनिस में अगर हमारा एक प्रोग्राम, एक सिस्टम डेवलप किया जाए जहां आप इंटरनेशनल कोचेज़ को लाएं, आप जूनियर टैलेंट को साथ साथ हंट करें, और उसके साथ साथ आप उनकी ट्रेनिंग पर थ्रू द हेल्प ऑफ कोचेज़ आप इन्वेस्ट करें, आप सिस्टम को ओवर द ईयर्स, ओवर द मंथ्स बिल्ड अप करें, तो कहीं ना कहीं मेहनत करके इस प्रोसेस में आपको रिवॉर्ड मिल ही जाता है। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई रिवॉर्ड मिले प्लेयर को, तो उस अचीवमेंट को हाईलाइट ज़रूर करें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी गेम
आपकी स्पोर्ट मार्केट हो और साथ में उस प्लेयर के साथ साथ उसके इर्द गिर्द जो प्लेयर्स मेहनत करना चाहते हैं वो मज़ीद मोटिवेटेड हों। तो आई वुड से कि ये कुछ स्टेप्स हैं जिनमें इट्स ऑल अ विशियस सर्कल लाइक आई सेड, और मेरे ख्याल से फेडरेशन कैन फोकस मोर ऑन मार्केटिंग द प्लेयर्स एंड दे कैन फोकस मोर ऑन टेलीवाइजिंग मैचेस ऑन टीवी, और अगर फंडिंग का इशू है तो दे कैन डेफिनेटली इन्वॉल्व इन द प्राइवेट सेक्टर, जैसे लाइक आई गिव एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज लाइक रशिया एंड टूनिशिया जो अपनी स्पोर्ट्स में इतना इन्वेस्ट करते हैं और उनके प्लेयर्स एंड में निकलते हैं आगे। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट के बाद ही कुछ रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ऑलराइट, वेल थैंक यू सो मच उशना सुहेल, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक आपकी टेनिस के लिए भी, और हम भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टेनिस आगे बढ़े, और व्हेनेवर यू आर इन इस्लामाबाद आप हमारे साथ रब्ता करें। डेफिनेटली हम भी ट्राई करते हैं कि जिनका आपने मेंशन किया है उनसे कुछ जो है वो रब्ता होकर टेनिस को हम सपोर्ट कर वी सकें। होप कि टेनिस के साथ साथ जितने भी बाकी स्पोर्ट्स हैं वो उनका हब बन जाए पाकिस्तान, और उसमें हर तरीके से जो स्पोर्ट्स हैं वो प्रमोट होते रहे वक्त के साथ साथ। एग्री, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। मैं खुद को बदलना चाहती सुभान अल्लाह, कहीं बदल ही ना जाना। अभी सुहागन का फोन आया था मेरे पास, वो लांटी में कोई लड़का है, वो कह रही थी जाके देख लो। हूँ। मुझे शादी का कोई शौक नहीं। हमें ये रिश्ता नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था तुमसे कि सब कुछ करो, हाथ गंदे ना होने पाए और ना ही ये कॉलर मैली होनी चाहिए। मोहब्बत का इजहार ना करने वालों को मोहब्बत ही सजा देती है। अब आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ मैं एक छोटे से शेफ़ के साथ, और आपको पता है कि सुबह ही हम बात कर रहे थे, आपसे भी पूछा गया था कि आपको थोड़ी बहुत कुकिंग आती है या नहीं, तो नजर ने साफ इनकार कर दिया कि मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप जिससे मुलाकात करवाने वाले हैं आपकी, वो 14 साल नन्हे मुन्ने से शेफ़ हैं और उनका नाम है नाइल चौधरी। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, और कारनामा क्या है जी, अमेरिका में बेकिंग चैंपियनशिप जो है वो इन्होंने अपने नाम कर ली है। क्या बात है। सो इनका पाकिस्तान से ताल्लुक है, आपको मिलवाते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं ये थ्रू वीडियो लिंक। अस्सलाम वालेकुम नाइल, थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम हमें दे रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाइल 14 साल के आप हैं, आपने भी अवार्ड जीता, तो इसका ये मतलब है कि अरसा दराज से मेहनत चल रही थी और प्रैक्टिस में आप थे, तो कब से ये कुकिंग करना शुरू की और शौक कैसे हुआ? हाँ जी, तो कुकिंग मैंने और मेरी बहन पूनम ने शुरू की कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, इसलिए कि हमारा स्कूल ऑनलाइन था तो हमारे पास बहुत फारग वक्त था, तो उसको हमने यूज़ करके हमने कोई हॉबी चुनी, तो हमने बेकिंग चुना और बेकिंग हमने बहुत ज़्यादा कर लिया अपने पेरेंट्स के लिए, हमसायों के लिए, और फिर उसके बाद हमने अपना बिज़नेस शुरू कर लिया लाजवाब ट्रीट्स के नाम से। और फिर हमने शुरू तो किया ज़्यादा इंस्टाग्राम, लाजवाब ट्रीट्स के नाम से इंस्टाग्राम पे हमने डाले अपने डिज़र्ट्स, लोगों ने ऑर्डर करना शुरू कर लिया, और फिर उन जो पैसे हमको मिले थे
उनमें से जो 20% हम हर महीने कोई चैरिटी को देते थे, ताकि हमको पैसे हमको भी मिले थोड़े हटने के लिए और थोड़ी चैरिटी को भी मिले इसमें। क्यूट, बड़ी प्यारी स्माइल है आपकी। अच्छा नाइल, मुझे ये बताएं, ये जो कंपटीशन आपने रिसेंटली विन किया, इसके बारे में आपको किसने बताया और कैसे इसकी नॉमिनेशन हुई और फिर क्या क्या कंपटीशन में था? हाँ जी, जब से मैं छोटा था तो फिर मेरे बाबा और मेरी बहन पुनहल, हम ये कंपटीशन देखते थे बहुत, हर सुबह हम देखते थे और बहुत मज़ा आता था हमको, बड़ा हमारा फेवरेट था। तो जब एक मैसेज आया हमको इंस्टाग्राम पे, जो एक कास्टिंग डायरेक्टर उस शो के लिए, फूड नेटवर्क पे किड्स बेकिंग चैम्पियनशिप के नाम से शो था, तो उसकी कोई कास्टिंग डायरेक्टर ने मैसेज किया कि तुम लोगों को इस शो के लिए ट्राई आउट करना चाहिए। तो हम तो बहुत खुश और हैरान थे कि हम भी इस लेवल पे क्या पहुंच गए, और फिर हमने ट्राई आउट किया और फिर मैं चुना गया शो के लिए। दैट्स वंडरफुल। नाइल, ये बताइएगा कि आप बेकिंग में क्या क्या चीज़ें जो है वो बेक कर लेते हैं और बना लेते हैं? हाँ जी, तो शुरू में हम बस छोटे से कपकेक्स और ब्राउनीज बना लेते थे, पर आजकल हम बहुत वेडिंग केक्स बना रहे हैं, और हमारी जो सिग्नेचर आइटम्स है, बेस्ट सेलर है, वो हैं हमारी फ्यूजन डिज़र्ट्स। और इसलिए कि हम बहुत प्राउड पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, तो फिर हम अपने पाकिस्तानी डिज़र्ट्स और कल्चर शेयर करना चाहते हैं हमारे इस कैलिफोर्निया कम्युनिटी को। तो हमने क्या किया कि हमारे जो बेस्ट सेलर्स बन गए हमारे पाकिस्तानी और अमेरिकन फ्यूजन फ्लेवर वाले डिज़र्ट्स, जैसे कि एक है रसमलाई चसलेचे केक, एक है फालूदा केक और मैंगो पैनाकोटा, ऐसी चीज़ें। वाह, क्या बात है। अच्छा, आपकी ना सिस्टर भी आपकी हेल्प करती हैं और हर पिक्चर में वो आपके साथ मौजूद हैं। घर में कौन कौन कैसे कैसे मदद करता है? हाँ जी, तो मैं और मेरी बहन पुनहल, हम दोनों ज़्यादा करते हैं, हम दोनों सारी बेकिंग करते हैं। और फिर हमारी जो अम्मी है वो हमको इंग्रेडिएंट्स के साथ हेल्प करती हैं, और हमारी जो मटेरियल्स होते हैं उनके साथ थोड़ा मदद कर लेती हैं। और हमारे जो बाबा हैं वो हमारी डिलीवरी गाय हैं, तो अभी हमने कोई डिलीवरी करनी पड़ती है तो फिर वो लेके जाते हैं। दैट्स सो क्यूट कि नाइल आप एक पूरी टीम की तरह काम करें। नाइल, ये भी बताइएगा कि आप कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आप फैमिली में जब स्पेशल कोई ओकेजन आता है तो उस पर बनाते हैं, या फिर जब कोई भी स्पेशल ओकेजन आता है तो क्या सिर्फ आपको बोला जाता है कि नाइल आपने इस तरीके से ये ऑर्डर जो है वो हमें कंप्लीट करके देना है? हाँ, जब भी कोई जैसे फैमिली में दावत होती है या ऐसे, तो फिर मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंटल हो जाता हूँ, या मैं कोई ऐसे डेजर्ट बनाता हूँ जो मैंने बड़ी परफेक्ट की हुई है। तो ये हमने एक्चुअली एक कुक बुक भी लॉन्च की थी, इसका नाम है लाजवाब सेलिब्रेशन ऑफ कल्चर एंड स्पाइस। तो ये हमने जब लॉन्च की तो फिर इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा वैसे रेसिपीज़ हैं। ओके, सो आपके क्लास फेलोज जो होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, वो भी आपसे काफ़ी इम्प्रेस होते होंगे, तो आपने उनको भी कुकिंग करना सिखाया है या कोई आपको देख के कहता है कि मुझे भी सिखाएं? तो असल में शुरू में मुझे नहीं लगता था कि मेरे ज़्यादा क्लास फेलोज़ को पता था कि मैं कुकिंग और बेकिंग मुझे करना आता है। और फिर जब शो के बारे में पता चला तो मेरे जो सारे दोस्त हैं वो तो हैरान थे कि तुम कैसे इतनी बड़ी सीक्रेट हमसे छुपा रहे थे। इसलिए मुझे सीक्रेट छुपानी पड़ी थी, मुझे लगता है 6 महीनों के लिए, कॉन्फिडेंशियल था। तो फिर उनको पता चल गया और वो बड़े प्राउड थे, हैप्पी थे। ज़्यादा उन्होंने पूछा नहीं कि हमको सिखाएं, ज़्यादा उन्होंने बोला कि हमारे लिए बनाएं चीज़ें, डिज़र्ट्स हमारे लिए। नाइल, आप जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कोई भी ओकेजन आता है या इवेंट आता है तो आप उसके लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट शेयर करें विच टर्न्ड आउट टू बी वेरी अमेजिंग और ग्रेट? हाँ जी, एक बार हमने एक हमारे जो फैमिली फ्रेंड है उन्होंने रिक्वेस्ट किए थे, बिकॉज इधर शेज़ान के पेस्ट्रीज़ नहीं मिलते, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि शेज़ान के जो लेमन टार्ट होते हैं वो उनको बड़े पसंद है, और उनको रमज़ान में था ये, तो रमज़ान में उनको बड़ा खाने का शौक़ होता है, वही लेमन टार्ट्स। तो फिर हमने सोचा कि हम थोड़ा कोशिश कर लेते हैं, उसी टेस्ट की तरह हम बनाने की कोशिश कर लेते हैं। फिर हमने बहुत बार बनाया और फिर अब हमारे मेन्यू पे भी आ गया, इसलिए और कहीं नहीं मिलते ये वाले लेमन टार्ट। ओके, फेवरेट रेसिपी आपकी क्या है, जो आप ना क्विक रेसिपी हो आपकी, कि मतलब कुछ भी है तो फौरी तौर पे बस बना दो नाइल? हाँ जी, मुझे लगता है मेरी फेवरेट रेसिपी एक बहुत ज़्यादा हैं, पर एक है जो जल्दी से मैं बना सकता हूँ,
वो है एक चॉकलेट मग केक, जो एक मग में बस बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डाल के आप माइक्रोवेव में बस बना लेते हैं जल्दी से, और बड़ा मज़ा लगता है कि हाँ, वो एक्चुअली हमारे कुकबुक में भी है। वो रेसिपी 5 मिनट में बन जाता है और बड़ा बहुत अच्छा होता है, जैसे कि ओवन से निकला ऐसे ही टेस्ट। ओके, तो ये बुक अब ऑब्वियसली अवेलेबल सो वहाँ अमेरिका में है, हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ तो इसका कोई ऑनलाइन फॉर्मेट है या कुछ है तो बताएं। हाँ जी, ऑनलाइन वर्जन्स अभी हम देख रहे हैं, तो अभी हम अपडेट करेंगे ज़रूर। नाइल, आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई बेकरी जो है वो स्टार्ट कर लूँ, या इस तरह के कोई और प्लान्स हैं आपके? मुझे लगता है जब मेरा स्कूल थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाए, इसलिए कि मैं हाई स्कूल में अभी जा रहा हूँ, तो मेरा जब मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाऊँ तब मैं कोई एक्चुअल स्टोर फ्रंट खोल सकता हूँ मेरी बहन और फैमिली के साथ, या ऐसे कोई रेस्टोरेंट चेन्स खोल सकता हूँ, तब मुझे लगता है कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ मुझे ये बताएं नाइल के बाकी आपके दिन की क्या रूटीन होती है? आपको क्या क्या पसंद है, एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हाँ जी, तो स्कूल के दौरान मुझे क्वायर में बड़ा होता है शौक, गानों में, तो वो मेरा शौक है। मुझे अभी इधर बहुत रात हुई हुई है, ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं, अभी नहीं सुना दो, यहाँ पर सुबह चल रही है। अभी नहीं सुना सकता, सॉरी, मेरा गला भी अब थोड़ा बैठा है। नाइल ने तमाम एक्सक्यूजेस दिए हैं कि मेरा गला भी बैठा हुआ है, रात भी है। नाइल, कभी आप इस तरह से काम करने में भी एक्सक्यूजेस देते हैं जब आपको बोला जाता है कि आपने कोई स्पेसिफिक जो है वो रेसिपी ट्राई आउट करनी है, तो उसमें भी आप इस तरह से कोई एक्सक्यूज दे देते हैं कभी कभी जान छुड़वाने के लिए? जान चढ़ाने के लिए ज़्यादा नहीं, जब मैं थोड़ा ज़्यादा थक जाता हूँ तब कभी कभार मैं पुनल मेरी बहन पे डाल देता हूँ कि तुम ये कर लो, तुम्हारे लिए मज़ा आएगा, ऐसे मैं उसको देता हूँ। पर मुझे इन चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है, तो कम ही होता है। क्यूट। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या शेयर करना चाहेंगे अपने पाकिस्तानी फेलोज़ के साथ, कोई चीज़ या जो आप लोगों को सुन रहे हैं? हाँ जी, तो ये मैसेज शेयर करना चाहता हूँ कि जब एक आपके पास एक गोल है, या आपके पास कोई आपके पास बड़ी एक चीज़ है जो आप हासिल करना चाहते हैं, तो यू शुड ऑलवेज नेवर गिव अप, और आपको परसिवियर करना चाहिए। इसलिए मेरे जीतने से 1 साल पहले मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था इस शो के विनर्स के बारे में, और मैं सोच रहा था कि क्या होता कि अगर मैं भी ऐसे कर सकता था, या मैं भी ऐसे कोई नाम ले सकता था, और फिर 1 साल बाद मेहनत के साथ मैंने कर लिया, तो ऐसे ही मैंने बस बोला। वंडरफुल, थैंक यू सो मच नाइल चौधरी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छा काम करें, इसी तरीके रहें और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते रहें। थैंक यू सो मच। ख़वातीनों साथ एक और ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे साथ हैं। इनकी सारी तवानाई खत्म हो जाएगी और सारा शहर मेरे कर्जे में डूब जाएगा। अगर तवानाई इसी तरह जाया की गई तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ड्राइव।
मजे मजे के काम हमारे एक्साइटिंग है खेल ये सारे मजे मजे के काम हमारे एक्साइटिंग है खेल ये सारे चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं खेल के पीछे क्या है देखते हैं सो समझ सके हर चीज को हम बेहतर खेलो सीखो ढूंढो फन फैक्टर खेलो सीखो ढूंढो फन फैक्टर फन फैक्टर जब हम किसी भी तहरीक की बात करते हैं, किसी भी मिशन की बात करते हैं, तो उसमें ख़वातीन के किरदार को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। और जिस तरीके से मर्द हमारे हर काम में पेश होते हैं, उसी तरीके से ख़वातीन भी उनके शाना बशाना हर काम में अपना किरदार निभा रही होती हैं। डेफिनेटली रिसेंटली अभी हम लोगों ने मुहर्रम की ट्रांसमिशन की, मुहर्रम का सिलसिला चल रहा है, वहाँ पर ख़वातीन का किरदार बहुत ही कलीदी था, बहुत अहम था। उसी तरीके से जब तहरीक का नाम आता है तो तहरीक पाकिस्तान हमारे पास सबसे वाज़िया और नुमाइंदा और हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। और उसमें ख़वातीन का किरदार क्या था और हमारी मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिनाह का पाकिस्तान बनने के बाद का भी किरदार, इस पर हम लोग रोशनी डालेंगे। और ख़वातीन हज़रात, चूँकि अगस्त चल रहा है और ये जो सेलिब्रेशन है उसकी जानिब एक एक कदम बढ़ता चला जा रहा है। 14 अगस्त जैसे जैसे करीब आती जा रही है तो एक मुहिब्बुल वतनी का जज्बा होता है वो मज़ीद उभर कर और उजागर जो हो के वो सामने आता है। तो इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिस्टोरियन हैं, तमाम तर टॉपिक्स पे उबूर रखते हैं, इसीलिए आज हमने इनको ज़हमत दी। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। खैरियत से आप? बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया सर आपका आने के लिए। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ख़वातीन का किरदार जिस तरीके से हमने मेंशन किया, तो पाकिस्तान बनने से पहले की अगर हम कहानी देखें, मुस्लिम लीग का दौर चल रहा था और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी थी और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखें कांग्रेस भी थी, तो वहाँ से हमें क्या वाज़िया मिसालें मिलती हैं और क्या पर्सनालिटीज़ हमारे सामने आती हैं? असल में जैसे जैसे पाकिस्तान बनने के हवाले से आगे सिलसिला चलता है ना, ख़वातीन का किरदार बहुत वाज़े रहा उसमें। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि ख़वातीन जो हैं वो पीछे रह जाएं, बल्कि वो साथ साथ मर्दों के साथ साथ, और ख़ास तौर पे कहूँगा कि कायद-ए-आज़म जो हमारे बानी पाकिस्तान हैं उनके साथ साथ रही हैं वो, और उनको हौसला देने वाली ख़वातीन थी। कहा यह जाता है कि आप देखें ना, शुरू से फ़ातिमा जिनाह जो हैं, मादर मिल्लत फ़ातिमा जिनाह जो हैं, आप देखें कि वो जो है ना, उन्होंने अपने सारे बाकी मामला छोड़ के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह का साथ दिया है और एक एक लम्हा उनकी खिदमत की है। और आप हैरान होंगे कि जब अल्लामा इकबाल ने ख़त लिखा है कायद-ए-आज़म को पाकिस्तान के हवाले से कि हम चाहते हैं कि आप हमारी क़यादत करें, उस वक्त वो लंदन में थे। जी जी। तो उन्होंने वो ख़त जो है ना वो जाके डिस्कस किया है फ़ातिमा जिनाह के साथ, इसीलिए मादर मिल्लत कहा गया। मादर मिल्लत इसीलिए कहा गया। और उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ये एक मुखलिस आदमी का ख़त है और वो सही कहता है, जब तक वो मतलब है कि हम लोग नहीं शामिल होंगे तहरीक पाकिस्तान में तो तहरीक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगी। तो वो उस अपना सारा मामला वहाँ छोड़ के वो हिंदुस्तान आए और उन्होंने मुसलमानों की क़यादत की। बहुत हो
सर, जिस तरीके से आपने बात की कि फातिमा जना का किरदार तो हमारे सामने बहुत नुमायां है, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद भी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके नाम उभर कर सामने आए। उनके किरदार पे भी ज़रा रोशनी डालिएगा कि पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने किस तरीके से अपना किरदार निभाया। उसके बाद बहुत सारी एक टीम है पूरी ख़वातीन की जिन्होंने इस काज को आगे बढ़ाया है। वो देखिए मेरे पास तो उनके नाम भी लिखे हुए हैं, मुस्लिम ख़वातीन हैं वो। लाहौर में आबरू बेगम एक थी, ठीक है, आबरू बेगम, जिन्होंने सबसे पहले ख़वातीन की एक तंजीम बनाई और उसकी सदारत की और कायद आज़म ने उसको बहुत सराहा और ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मुसलमान मर्द ये तहरीक चला रहे हैं उनके साथ साथ मुसलमान औरतें भी हैं वो भी साथ साथ चलाएं ताकि हमें कुछ हौसला मिले। तो इस तरह से वो चले। ऑल इंडियन वीमेन ऑर्गेनाइजेशन वो उस वक्त काम कर रही थी, लेकिन कायद आज़म ने कहा इसको इससे हट जाओ, इसको छोड़ दो और मुसलमानों की अलग तंजीम होनी चाहिए, जिस तरीके से मुस्लिम लीग अलहदा से जिस तरह से मुस्लिम लीग अलहदा तंजीम थी। तो आबरू बेगम के होते हुए ये फिर नई एक तंजीम बनी और उस तंजीम ने मुसलमान औरतों को एक तशख़्ख़ुस अता किया है। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की है बहुत बड़ी, ख़वातीन के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया किया है और मर्दों के शाना बशाना वो चलते रहें। और ये जो नारा लगता है ना पाकिस्तान का मतलब क्या, ये लगाया तो मर्दों ने था, लेकिन इसके अंदर जो रूह भरी गई है ना वो ख़वातीन ने भरी है। वाह, वो किस तरह सर? वो इसलिए कि ख़वातीन ने गली गली जाकर महल्ले महल्ले जाकर इस नारे को बढ़ाया है और इस नारे को मुतारफ़ कराया है और इसका मतलब बताया लोगों को कि ये क्या मतलब है और हम क्या चाहते हैं। आज हम अपने मुल्क से किसी भी सूरत हाल की वजह से रोज़गार के लिए अगर बाहर जाते हैं या जो भी मसला होता है, लेकिन सर मैं चाहूँगा कि आप वो भी हाईलाइट करें। हम लोग अहम औरतों का तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो आम ख़वातीन, वो माँ, वो बहन जिन्होंने अपने भाई खो दिए, जिन्होंने अपने शौहर, अपने वालिदैन को जो है वो छोड़ दिया और पाकिस्तान की जानिब आ गए, सर उनके भी कुछ वाक़यात होंगे, उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। उनकी बेशुमार वाक़यात हैं। उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं जितनी मर्दों ने नहीं दी। हमने देखा है कि गाड़ियों की गाड़ियाँ, ट्रेनें भरी हुई आ रही हैं और उनमें ख़वातीन हैं जो मतलब है कि जिनके बेसरो सामान, हाँ बेसरो सामान हैं, उनके हस्बैंड जो हैं, उनके शौहर जो हैं, उनके भाई जो हैं, वो उनको वहाँ कत्ल कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है और वो फिर भी अपना हौसला बुलंद रखती हैं और पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद में शिरकत के लिए आगे बढ़ती चली गई। उनको कोई रुकावट नहीं आई, उनको कोई परेशानी नहीं हुई, सब कुछ वो छोड़ के आ गई। ये सही बात है। अब सर हम लोग देखते हैं कि 75 साल गुजर गए और बहुत सारी ख़वातीन का नुमायाँ किरदार सामने आता है। मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा उस शख्सियत का भी जिक्र करें। अगर तहरीक पाकिस्तान में भी वो शख्सियत होती तो उस वक्त उनका भी बड़ा किरदार होता, लेकिन बाद में पाकिस्तान में भी बड़ा किरदार है और दुनिया में पहली वाहिद मुसलमान वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, तो उनका भी कुछ जिक्र होना चाहिए कि पाकिस्तान की तरक्की में इस 75 सालों में उन्होंने जो अदवार गुजारे हैं वो भी अहमियत के हामिल है। ये उसी का तसलसल है जो औरतें निकली थी बाहर और उन्होंने बताया कि इस तरह से मुल्क की खिदमत करनी है, इस तरह से आगे बढ़ना है। तो ये उसी का तसलसल है और उसी की एक तरगीब है, एक तहरीक उसी से चली थी। और जो आप बता रहे हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो भी उसी की एक कड़ी है, वो ये नहीं है कि वो कोई अलग हैं। जी जी, उन्होंने भी बेशुमार मौक़े पर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा किया है और पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए किरदार अदा किया है। तो यही एक लीडर होता है, यही एक रहनुमा होता है। रहनुमा सिर्फ मर्दों में तो नहीं होते, औरतों में भी रहनुमा हुए हैं और ये हमारे लिए एक खुशकिस्मती की बात है। सर, जिस तरीके से माजी में अगर ख़वातीन के किरदार की बात की जाए तो हमारे पास बहुत सारे नुमायाँ नाम नज़र आते हैं, लेकिन क्या आज की जो ख़वातीन हैं वो भी उसी तरीके से अपना किरदार निभा रही हैं और वो भी इसी तरीके से सोसाइटी को सर्व कर रही हैं जिस तरह से पहले ख़वातीन करती थी? इस वक्त भी बहुत से सारी ख़वातीन मौजूद हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए काम करने का मतलब ये है कि अपनी नस्ल के लिए, अपने साथियों के लिए,
उन लोगों के लिए जो उनके साथ दे सकते हैं उनको साथ लेके वो चल रही हैं और सही समत पे उनका सफ़र है वो मतलब जारी है, वो उस पर रवाना हो चुके हैं। लेकिन ये होता है बाज़ औक़ात कुछ ऐसे अवामिल बीच में आ जाते हैं जो गुमराह करने वाले भी होते हैं। तो शुक्र है कि ऐसे अवामिल को कला कमा हो गया है और आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बेहतरी की तरफ आगे जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अवाम की तरफ से, मर्दों की तरफ से, औरतों की तरफ से, तालिब इल्मों की तरफ से, सारे जो हमारे लोग हैं उनकी तरफ से ये कोशिशें जारी रहेंगी और हम तरक्की करते रहेंगे इंशाअल्लाह। सर, मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की अगर ज़िंदगी पे मैं चाहूँगा मज़ीद आप रोशनी डालें। पाकिस्तान बनने के बाद किस तरीके से कायद आज़म का उन्होंने साथ दिया, फिर कायद आज़म के रुखसत होने के बाद, लियाकत अली ख़ान के जाने के बाद वो एक तहरीक को ज़िंदा रखने और पाकिस्तान की बका के लिए, सलामती के लिए पाकिस्तान हासिल हो गया, तो उसके बाद उनकी जो जद्दोजहद थी, ये इनका किरदार कोई ख़त्म नहीं हुआ। ख़वातीन का किरदार तो फिर भी जारी रहा है, अब भी जारी है। लियाकत अली ख़ान की जो अहलिया थी, जी बेगम लियाकत अली ख़ान, बेगम लियाकत अली, राना लियाकत अली, इसी तरह से लेडी हारून का नाम आपने सुना होगा। जी। इसी तरह से और जो ख़वातीन हैं वो कोई कम अहमियत नहीं रखती, उनके नाम भी हमारे पास हैं। तो इन लोगों ने बहुत काम किया है। जी नो डाउट। अंजुमन ख़वातीन बनाई गई। हाँ, अंजुमन ख़वातीन जब ये पहली तंजीम थी ना, उसके होते हुए भी एक दूसरी तंजीम बनी है 1908 में, ये अंजुमन ख़वातीन। अच्छा, 1908 से ख़वातीन ने काम शुरू कर दिया। देखें ना, ये कोई आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी। तो उसमें बेगम जहाँ आरा शाह नवाज़ भी हैं, बेगम गेती आरा भी हैं और ये बेटियां हैं बेगम। वाह। और फिर यही तसलसल चलता रहा कि हमारे पास अरफा करीम जैसी मिसाल मिलती है कि और बहुत बड़े बड़े ऐसे ख़वातीन जो हर शोबा है ज़िंदगी में अपना ताउन डाल रही हैं पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में। लेकिन मुझे ये बताएं कि आज की जो माँ है उसको क्या सीखने की ज़रूरत है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के किरदार से, बेनज़ीर भुट्टो के किरदार से, वो जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया। आज एक फ़ैमिली को कैसे जो है वो अच्छा शहरी अपनी आने वाली नस्ल को बनाने के लिए माओं को ये समझना कितना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे मैं एक अल्लामा इकबाल का कौल बताऊँगा। उन्होंने कहा कि कौमों की तकदीर माओं की पेशानियों पे लिखी होती है। कौमों की तकदीर माओं की पेशानियों पे लिखी होती है। तो ये वही माएँ हैं जिन्होंने मतलब इस कौम को बनाया है और ये कौम वाकई उनका हक अदा करेगी जो कि वो औरतें चाहती थी, जो कि वो माएँ चाहती थी। तो लिहाजा वो कोई मामूली बात नहीं हुई। देखें कैसे कैसे लोग थे। डॉक्टर ताज महल थी, वाह, बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन थी, बेगम जीए ख़ान थी, रशीदा लतीफ़ थी, बेगम सकीना फ़र्रुख थी, बेगम हिदायतुल्लाह थी, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह थी और बेगम नवाब इस्माइल थी। ये ख़वातीन देखें ना, इनके किरदार एक रोशन किरदार थे और उनके रोशन किरदारों के कहते हैं कि उसमें साए साए में हम चल रहे हैं और वो बाकी ख़वातीन हमारी आज की ख़वातीन चल रही हैं। सर, ख़वातीन से हट के आज के नौजवान को क्या सीखने की ज़रूरत है? पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए आगे लेकर बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है? सर, बहुत ज़िम्मेदारी आयद होती है नौजवानों पर। नौजवान जो हैं, कायद आज़म ने तो फरमाया था कि जो इल्म है वो तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है, लिहाजा जाओ और इल्म हासिल करो। नौजवानों से कहा, इनसे तालिब इल्मों से कहा। तो वो इस कॉल पे अगर अमल कर लें तो पाकिस्तान बन सकता है, पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। नो डाउट। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हाशमी साहब आपके वक्त के लिए। और मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की बका के लिए हम सब बढ़कर आगे जो है ना वो इसका साथ दें और हमारी माओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को किरदार अदा करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है वो उनसे डायरेक्टली वास्ता रखती है। और यूथ के रोल को देखा जाए तो हमारी यूथ जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा अपना किरदार निभा रही है। तो जितने ज़्यादा नंबर हैं उनको चाहिए कि वो इसी तरीके से अपना रोल भी अदा करें और इसी तरीके से पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाएँ। स्पेशली यंग लोग जो हैं, अगर वो अपने माइंड को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें अच्छी चीज़ों की तरफ, जैसे स्पोर्ट्स हो गए या फिर इस तरह के कोई भी आइडियाज़ हैं, तो बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं और इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज जो है वो मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। नो डाउट। मुझे रुशना को सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात हुई कल। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।